ऑर्गेनिक गुड ट्रेन्ड एक्टर्स आज भी पहुंच ही नहीं पाते हैं। यहाँ पे आधे से ज्यादा एक्टर्स का मेंटल पीस डिस्टॉर्टेड रहता है। कभी कभी 3-4 साल में एक बार कैमरे की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती फेस करने की लोगों को। यहाँ पे हमारे इंडस्ट्री में स्कैम्स बहुत हैं, पैसे को लेकर, ये कास्टिंग काउच को लेकर, लेकिन वो उन्हीं को टारगेट करते हैं जो छोटे शहरों से आ रहे हैं, जिनको समझ नहीं है ज़्यादा इंडस्ट्री की, या जो स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है। You give opportunity to new people who are very new to acting itself. A lot of our castings are around first timers. A lot of people who have not done any ad or any work in front of the camera before. We are happy that we put them in front of the camera. Maybe one small tip from me changed their whole perspective about things. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बियॉन्ड बिलीफ पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। यह एपिसोड बहुत स्पेशल है। स्पेशल इसलिए क्योंकि ये इकलौता एपिसोड है जो इतना लंबा एपिसोड है। 2 घंटे का एपिसोड आपको देखने को मिलेगा। ये एपिसोड है कास्टिंग डायरेक्टर पराग चड्ढा के साथ, जो 15 साल पहले जिन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। कुछ सालों के स्ट्रगल के बाद उन्होंने अपना वेंचर डाला ब्राइव विद टैलेंट, जहाँ पे वो कास्टिंग डायरेक्टर हैं, कास्टिंग कंपनी चलाते हैं, जहाँ पे नए एक्टर्स को, नए लोगों को मौका देते हैं जो डिज़र्विंग हैं। काफ़ी सालों से इंडस्ट्री में काम करते करते वो एक एक्टर भी हैं जिन्होंने काला पानी और अदृश्यम जैसी सीरीज़ में काम किया है। बहुत सारे टॉपिक्स पे हमने बात करी। उनका लंदन में जो स्टे था, लंदन में जो रहे, क्या चैलेंजेस फेस किए, क्या उन्होंने 15-16-17 साल में सीखा फिल्म इंडस्ट्री में, और क्या चैलेंजेस होते हैं एक नए एक्टर को कास्ट करने के। प्लीज़ वॉच दिस फुल पॉडकास्ट टू अंडरस्टैंड द रियलिटी बिहाइंड द कैमरा। हमें बाहर की दुनिया बड़ी अच्छी लगती है और हम सोचते हैं कि हम बॉलीवुड में आ जाएं, हम एक्टिंग में आ जाएं, बट हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू नो द एग्जैक्ट रियलिटीज़। प्लीज़ वॉच दिस पॉडकास्ट। थैंक यू। हेलो, वेलकम पराग भाई, वेलकम टू द शो। थैंक यू रमेश। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके बारे में ऐसा सुना है मैंने, मतलब कहीं आपके इंटरव्यू में देखा है कि आपकी एक पार्ट ऑफ द लाइफ वाज इन लंदन। जी बिल्कुल सही है। बताइए क्या एक्सपीरियंस रहा और क्यों लंदन में थे आप? तो मैं बेसिकली 16 साल का था जब मैं दिल्ली में था और मैंने मॉडलिंग शुरू करी थी। लीड मॉडल मैनेजमेंट के साथ मैंने अपना करियर शुरू किया था, और 2-3 साल मैंने दिल्ली में रहते हुए कुछ अच्छे ब्रांड्स के साथ काम किया, और मैं सोच रहा था कि इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। एंड एन अपॉर्चुनिटी केम वेयर आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम अ एजेंसी इन लंदन। तब मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट था और IIM लोधी रोड पे पढ़ रहा था दिल्ली में। मेरे पिताजी की हमेशा एक ही डिमांड रही है कि पहले पढ़ाई ख़त्म कर लो, उसके बाद जो करना है करो, जैसे नॉर्मली नॉर्थ इंडियन पेरेंट्स होते हैं। बट जब ये अपॉर्चुनिटी आई कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मुझे ऑफर हुआ, और ऑब्वियसली दिल्ली में रहते रहते आप लोकल ब्रांड्स कर रहे थे या रनवे शोज़ कर रहे थे, ये इंटरनेशनल लेवल पे काम करने का मौका था, तो छोड़ा तो नहीं गया। तो इसकी वजह से मैंने सेकेंड ईयर में ट्रांसफ़र लिया रोहैम्पटन रिचमंड UK यूनिवर्सिटी में, और अपनी एजुकेशन बिजनेस में वहीं ख़त्म कर रहा था, और पैरेलली वहाँ मैं मॉडलिंग कर रहा था। तो ये मेरे जाने की वजह थी वहाँ पे। और मुझे लगता है कि मैं अकेला ब्राउन स्किन लड़का था उस रोस्टर में, तो थोड़ा एडवांटेज मिला, क्योंकि यूजुअली आई थिंक ब्लैक्स थे और वाइट्स थे, ब्राउन कोई भी नहीं था। तो वहाँ पे जो कास्टिंग्स होती हैं वो बहुत सिस्टमैटिक और प्रोफेशनल वे में होती हैं। अगर आप में वो इंटरेस्टेड हैं तभी वो आपको कास्टिंग के लिए बुलाएंगे, नहीं तो वो बुक से रिजेक्ट कर देंगे कि चल अभी इस प्रोजेक्ट के लिए हमें ये मॉडल नहीं चाहिए। तो जिस भी कास्टिंग पे आप जाते थे, लगभग आप 2 या 3 लोगों से ही कम्पीट कर रहे होते थे, और अंधों में काड़ा राजा बोलते हैं ना। तो या तो एक ब्लैक वाइट होता था और एक मैं ब्राउन होता था बीच में, या 2 वाइट होते थे, मैं ब्राउन होता था बीच में। तो अक्सर जॉब्स मुझे मिल जाती थी, और वहाँ यूजुअली पेमेंट भी जो होती है वो आवरली बेसिस पे होती है। राइट। तो आपको वो इतने स्पेसिफिकली बोलते हैं कि आपका 3.5 घंटे का काम है, आपका 4 घंटे का काम है, और वो पर आवर के हिसाब से आपका कॉस्ट डिसाइड किया जाता है जो अप्रूव होता है। अगर वो आधा 1 घंटा भी ऊपर करते हैं, यूजुअली तो होता नहीं था, मोस्ट शूट्स 15 मिनट पहले ही पैकअप हो जाते थे। मुझे याद है मैं एक नेशनल लॉटरी लंदन का TVC कर रहा था, मुझे 4 घंटे के लिए बुक किया गया था। और कैसा है ना कि हम इंडियंस बहुत आई थिंक टॉलरेंस और पेशेंस में बहुत हाई हैं, तो हमारे लिए 1-2 घंटे 3 घंटे इधर उधर वेट करना या डिले हो जाना हमारे लिए एक्सेप्टेबल है।
तो मैंने, और ट्रीटमेंट वहाँ मॉडल्स को बहुत अच्छा दिया जाता है, वहाँ बहुत रिस्पेक्टेबल जॉब है। तो आई डिडंट माइंड ऑनेस्टली कि दे वर टेकिंग केयर ऑफ मी, आई वाज ईटिंग गुड फूड एंड आई वाज एंजॉयिंग बीइंग ऑन सेट बेसिकली। और वो 4 घंटे की जगह कुछ 6.5 घंटे कोई टेक्निकल ग्लिच हो गया था कैमरे में, तो 6.5 घंटे वो शूटिंग चली। मैंने कुछ उनको बोला भी नहीं एक्स्ट्रा पैसों के बारे में ऑनेस्टली, बट एक हफ्ते बाद जब मेरा चेक आया कंपनी के थ्रू, तो वो 6.5 आवर्स का चेक था। दैट इज हाउ प्रोफेशनली द इंडस्ट्री फंक्शंस इन द यूके। राइट। बट आई हर्ड, मतलब ये तो बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब ऑन द, मतलब जो नॉर्मली लोग होते हैं, जैसे एग्जांपल यहाँ से अगर इंडिया से कोई अब्रॉड जाता है तो दे फेस सम रेसिज्म इश्यूज। मतलब आपको तो, आप बोलते हैं कि आपको तो और एडवांटेज मिला उसका, बीइंग अ ब्राउन स्किन। हाँ, एडवांटेज मिला प्रोफेशनली, बट पर्सनली मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। पहली बात तो हमारे घर से एक ही ट्रेन, जो ट्यूब नहीं थी, जो ट्रेन थी वो बहुत एक्सपेंसिव थी टू रीच 4 स्टॉप आगे। 20 पाउंड मेरे दिन के लगते थे वहाँ पे जस्ट टू रीच माई कॉलेज। और कॉलेज में भी ऐसा था कि मैं और एक पाकिस्तान के एक फ्रेंड थे मेरे, हम दोनों ही ब्राउन स्किन थे, बाकी पूरी यूनिवर्सिटी was dominated mainly by white and Africans। तो मेरे साथ तो डीन से लेकर लेक्चरर से लेकर मेरे फेलो स्टूडेंट से लेकर मुझे बहुत ज़्यादा रेसिज्म फेस हुआ वहाँ पे। यहाँ तक कि 9 बजे की क्लास के लिए मैं 6:30 बजे उठता था, क्योंकि ट्रेन की टाइमिंग होती थी। अगर आपने वो टाइमिंग वाली ट्रेन मिस कर दी तो आपका पहला लेक्चर मिस हो गया। मैं अगर 9:05 पे भी घुसता था तो मेरे लिए दरवाज़ा बंद कर दिया जाता था, लेकिन मेरे सामने 9:15 पे कोई वाइट या कोई अफ्रीकन आता था तो उसको एंट्री मिल जाती थी। तो बहुत सारी चीज़ें थी मेरे वहाँ पे। जब आप इंडिया के बाहर रह रहे होते हैं, आपका एक इंडियन कम्युनिटी सर्कल बन जाता है वहाँ पे। तो मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो यूनिवर्सिटी के नहीं, बट मेरे एरिया के पास के मेरे कुछ दोस्त बने। बहुत बार लड़ाइयाँ भी हुई हैं हमारी, बहुत बार मेरे फ्रेंड्स को बहुत गंदी तरह मारा भी गया है। और वहाँ पे यूजुअली मुझे लगता है कि वहाँ का जो लॉ है वो अपने लोगों को ज़्यादा फेवर करता है रादर देन समबडी हु इज़ देयर फ्रॉम द आउटसाइड। तो रमेश भाई, मेरा लंदन से ऐसा नफरत सा हो गया ना वापस आने के बाद कि आज 15 साल 16 साल हो गए हैं मैं वापस गया नहीं हूँ। चाहे हॉलीडे हो चाहे कुछ भी हो, आई हैवंट गॉन टू दैट कंट्री अगेन, बिकॉज जिस तरीके की आपको जिस तरीके के आपको वहाँ से वाइब या एनर्जी मिलती है और जिस तरीके का आपका एक्सपीरियंस रहता है, मुझे लगता है कि एक ट्रैवलर हॉलीडे पे जो चाह रहा है उसके लिए बहुत अलग है, और जो 2 साल 3 साल वहाँ लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रहने जा रहा है उसको एक्चुअली पता चलता है कि कितने स्ट्रगल्स हैं हमारी स्किन टाइप वाले लोगों के लिए। हमारे लोग 4 गुना फीस देते हैं। एक यूके सिटीजन की फीस अगर 2,500 पाउंड है तो मैं 10,000 पाउंड देता था वहाँ पे अपने सेमेस्टर के। फिर भी हम वी आर लुक डाउन अपॉन। फिर भी हमें नेम्स बोले जाते हैं, हमें एड्रेस किया जाता है और व्हाटएवर, वो सब कुछ दे लुक डाउन अपॉन अस। बट हमारी फितरत अलग है। हम प्रॉबेबली, हिंदुस्तान बहुत हॉस्पिटेबल है या मुझे नहीं पता, हमारी इंडस्ट्री में या हमारे यहाँ पे कोई फॉरेनर अगर आ जाता है वाइट स्किन तो हम उसको सर पे बिठा लेते हैं। अतिथि देवो भव। अब अतिथि देवो भव कह लो या वाइट स्किन के साथ फैसिनेशन कह लो। बट ये है कि अभी तो खैर फिर भी चीज़ें बेटर है हमारी इंडस्ट्री में। बट एक टाइम अगर आपको याद हो कोविड से पहले, तो आपके जितने ब्रांड्स थे वो सब फॉरेन वाइट स्किन मॉडल्स को ले रहे थे, चाहे वो इंडियन ब्रांड ही क्यों ना हो। साड़ी ब्रांड तक मैंने देखे हैं, इंडियन ऑथेंटिक ज्वेलरी ब्रांड तक मैंने देखे हैं, लेकिन उनको एंडोर्स करने वाले वाइट स्किन थे। तो ये बहुत बड़ा एक रेवलेशन और बहुत बड़ा टॉपिक ऑफ डिस्कशन बना था हमारी इंडस्ट्री में कुछ समय पहले, कि जब हमारे पास अच्छे टैलेंटेड लोग हैं, अपेरेंटली नॉर्थ इंडियंस लुक द बेस्ट इन द वर्ल्ड और इंडियंस लुक द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ब्राउन स्किन इज एग्जॉटिक फॉर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, तो फिर हम अपनी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रहे, हम बाहर से लोगों को बुला के काम दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा डिबेट हुआ था, बट आई एम ग्लैड कि अब वो धीरे धीरे डाई डाउन हो गया है। पीपल हैव रियलाइज्ड कि ऑथेंटिसिटी फॉर योर ब्रांड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर आप एक इंडियन ब्रांड हैं तो एक इंडियन फेस अगर आपको एंडोर्स करे तो आप ऑथेंटिक लगते हैं। Correct. वो अब आई थिंक ब्रांड्स में समझ आ गई है। तो आपने देखा है कि बहुत कम आपको एड्स में वाइट स्किन्ड या फॉरेनर्स दिखेंगे। यूजुअली मोस्ट ऑफ द वर्क नाउ इज गोइंग टू द इंडियन टैलेंट्स। राइट। आपने एक बात कही कि हमारे पास जब खुद के पास इतना टैलेंट है तो हम बाहर से क्यों लेते हैं जी। अब ये बात पहले भी एक डिबेट उठा था।
खास करके म्यूज़िक सिंगर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पाकिस्तानी सिंगर्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो आप एज ए कास्टिंग डायरेक्टर अगर आपको कोई मतलब किसी को कास्ट करने के लिए मिलता है, तो क्या आपके दिमाग में ये सब चलता है कि एक पर्टिकुलर रीजन से मुझे लेना है, या देखिए नहीं, हमारी जॉब जो है ना वो सर्विस इंडस्ट्री की जॉब है। हम एक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए लाए जाते हैं। अब वो रियली डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट है क्या, और फाइनल डिसीजन जिसका है, जो यूजुअली डायरेक्टर या प्लेटफॉर्म या प्रोड्यूसर होता है, Right. उनके लिए सही क्या है। हमें वो बोलेंगे कि होनालुलु जाके कास्टिंग करो, हमें आप भेज दो, हम वहाँ भी जाके कास्टिंग करेंगे। इट रियली डिपेंड्स ऑन रमेश के प्रोजेक्ट का डिमांड क्या है। अगर प्रोजेक्ट का डिमांड है कि यू नीड समबडी फ्रॉम अनदर कंट्री टू प्ले NRI कैरेक्टर, तो वो इंडियन नहीं कर सकता। इट रियली डिपेंड्स ऑन, वहाँ पे आपको एक्सेंट चाहिए, आपको एक मैनरिज्म चाहिए, तो वो स्पेसिफिक कैरेक्टर ड्रिवन डिमांड्स होती हैं। हमारे पास ऑनेस्टली अगर मैं चाहूँ भी इसके बारे में ओपिनियन बनाना, तो हमारी कुछ से नहीं है इसमें। ये रियली डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट क्या है। अंडरस्टूड। तो जब लंदन में आपके साथ जो प्रॉब्लम्स हो रही थी कॉलेज लाइफ में, आपने बताया, तो और भी न्यूज़ आ रही थी, और भी लोगों की इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि बहुत लोगों को मारा जा रहा है, जी। कुछ लोगों को मर्डर कर रहे हैं, तो वर यू अफ्रेड के गोइंग टू कॉलेज? हाँ, मतलब मैं आपको बताऊँ, एक स्पेसिफिक इंस्टेंस में मैं बात करूँ आपसे, तो मेरे घर में एक दिन एक पार्टी चल रही थी, मेरे लंदन वाले घर में, और मेरे बहुत सारे दोस्त आए हुए थे, जिसमें मिक्स कलर्स के सब दोस्त थे, जो वी वर ऑल गेटिंग अलॉन्ग टुगेदर, एंड अच्छी पार्टी चल रही थी। 3-3:30 बजे मेरे एक बहुत करीबी दोस्त हैं जयपुर के, वो हमारे साथ वहाँ रहते थे, वो और मेरा एक और पाकिस्तान का फ्रेंड था। वो हाई स्ट्रीट होती है, हम हाई स्ट्रीट पे रहते थे, एक ही शॉप होती है जो खुली रहती है, तो वो सिगरेट लेने, दो दोस्त, एंड दे वर स्लाइटली ड्रंक ऑल्सो बिकॉज पार्टी चल रही थी, 3:30 बजे का टाइम था। तो वो लोग एक्चुअली सिगरेट का पैकेट लेने वो गए हाई स्ट्रीट पे, और म्यूज़िक बहुत लाउड था, और मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता था। सडनली मेरे नेबर ने आके मेरे विंडो पे नॉक किया। मुझे लगा ये कंप्लेंट करेगा, और आयरॉनिक ये है कि मेरे घर के सामने पुलिस स्टेशन था। मुझे लगा आज तो प्रॉब्लम हो जाएगी, म्यूज़िक बहुत लाउड है। तो मेरे ओपिनियन में वो कंप्लेंट कर रहा था, तो मैंने खोलते ही बोला, आई एम सॉरी, आई एम जस्ट पुटिंग द म्यूजिक डाउन, वी आर एंडिंग द पार्टी। कह रहे, नो इट्स नॉट दैट, इफ यू डोंट रश टू द हाई स्ट्रीट राइट नाउ, योर फ्रेंड्स आर गोइंग टू बी डेड। एंड आई वाज लाइक, what do you mean? He's like, they're in a brawl, in a very bad brawl, and there are lots of people that are beating them up. तो मैंने अपने दोस्तों को बताया, हम लोग सब घूम के भाग के हाई स्ट्रीट गए, और वो नज़ारा ऐसा था कि 6 फुट 4, 6 फुट 5 इंच के 8-10 वाइट स्किन बॉयज़ दोनों के ऊपर चढ़ के, ये दोनों अधमरे हो रखे थे, और फिर भी मारी जा रहे थे। दोनों की सफ़ेद शर्टें लाल लाल हो चुकी थी। वो नज़ारा देख के थोड़ा सा डर लगा, लेकिन हम लोग थैंकफुली नंबर्स में थे। वी ऑल्सो गेव इट बैक टू देम, और इवेंचुअली वो लोग वहाँ से भाग गए। फिर एक वहाँ पे पिज़्ज़ा वाला होता था जो पूरी रात खुला रहता था। अगले दिन उसने हमें बोला मिलके कि जिन लोगों के साथ आपने पंगा लिया है वो एक सर्टेन एरिया के माफिया टाइप लोग हैं, और वो अक्सर यहाँ पे आके राड़ा करते हैं। अब आपने, अगर लास्ट टाइम इनकी ऐसे लड़ाई हुई थी, इनको मारा था किसी ने, इन्होंने पूरी हाई स्ट्रीट के कांच तोड़ दिए थे आके। तो कह रहे हैं बस अब एक काम करें, आप प्लीज़ इस एरिया में कुछ दिन ना दिखें, क्योंकि ये एलिवेट हो जाएगा। और उसने मुझे ये भी बताया कि कॉप्स भी इनका कुछ करते नहीं है, बिकॉज ये बहुत रकस क्रिएट करते हैं, इनके लिए जेल जाना बहुत यूजुअल है। तो हम बहुत डर गए थे। तो मुझे याद है कि एक हफ्ते तक मैं अपने अंकल के घर पे जाके रहा था, जो थोड़ा दूर था वहाँ से। तो देखिए, आप जब यहाँ पे इंडिया में होते हैं तो आपके पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कुछ कनेक्शंस हैं, आप सेफ फील करते हैं। जब आप किसी बाहर देश में होते हैं और ऐसा कुछ आपके साथ होता है, तो आप कहीं ना कहीं तो डर जाते हैं। और हम छोटे थे और हम डर गए थे, बट यूनिवर्सिटी और घर तो नहीं छोड़ सकते थे। तो फिर वही है कि वापस एक हफ्ते बाद रहना शुरू किया, लेकिन बहुत टाइम तक हम डर में रहे कि अगर दोबारा से वो सामना हुआ तो क्या कुछ भी हो सकता है। ऐसे बोलते हैं कि द चॉइसेस वी मेक शेप्स आवर रियलिटी, जी राइट। तो आपने ये चूज़ किया वहाँ जाना क्योंकि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली, जी। फिर जो भी सर्कमस्टांसेस आपने फेस किए वो इट वाज नॉट इन योर कंट्रोल, जी। बट सम वे और द अदर वो उसने आपको हेल्प किया, आपको जो आज पर्सन आप आज हैं। हाँ, देखिए, मुझे लगता है कि मेरा एडवांटेज हमेशा से यही रहा है कि मैं अकेला रहा हूँ। वेरी अर्ली ऑन से आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल इन माई लाइफ, एंड आई हैव इन अ वे लर्न थ्रू माई एक्सपीरियंसेस, वेदर गुड और बैड। अब आप जब 16, 17 या 18 साल की उम्र में आप एक कंट्री से बाहर चले जाते हैं और आप इंडिपेंडेंटली सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, तो आई थिंक वहाँ से आपको एक लेवल ऑफ मेच्योरिटी आ जाता है। Right. तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एडवांटेज ये रहा है कि 19-20 तक मैं
शायद दिमाग से 27-28 हो चुका था विद माई एक्सपीरियंसेस, और उसने मुझे मदद करी टू ऑनेस्टली पुट अ पाथ फॉर माई सेल्फ, और कि एक स्ट्रैटेजी बना के कि यार इसको फॉलो करना है। ये तो अर्ली ऑन रमेश भाई समझ गया था कि आसान तो कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारी ज़िंदगी मुश्किल ही हो रही है, चाहे वो आपके कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है उसकी वजह से, या आपके चैलेंजेस हैं। हमने सोचा थोड़ी था कि हम एक ऐसी जनरेशन है जो पैंडेमिक देख लेंगे, बट वो देख लिया ना हमने। तो आई थिंक लाइफ इज़ गेटिंग मोर डिफिकल्ट, आर इकोसिस्टम इज़ गेटिंग बैड। आने वाले 50 साल में शायद पीने का पानी भी स्ट्रगल हो जाएगा साफ। तो ज़िंदगी डिफ़िकल्ट हो रही है। अगर आप इवॉल्व नहीं करेंगे, अगर आप अडेप्ट नहीं करेंगे, आपके में अडेप्टेबिलिटी का स्कोप ही नहीं होगा, आप रिजिड होंगे, तो फिर आप पीछे रह जाते हैं कहीं पे। नहीं। जैसे मैं भी एक वर्कशॉप करता हूँ, उसमें एक एक्टर ने सवाल पूछा कि मुझे फेम कैसे मिलेगा। अब अगर आप फेम के लिए आए हो तो पहले तो आप, ये फील्ड ही गलत है आपके लिए। फेम कितने लोगों को मिलता है आप मुझे बताओ। अगर आपको फेम ही चाहिए तो आप कुछ अतरंगी सा वीडियो बना दो, वायरल कर दो उसको, आपको फेम मिल जाएगा। आजकल फेम मिलना मुश्किल नहीं है, करेक्ट। सही चीज के लिए फेम मिलना मुश्किल है। और जो कहते हैं ना अच्छी चीज होती है उसमें समय तो लगता है। और अगर आप रेस्टलेस हैं या अगर आप इम्पेशेंट हैं तो आई थिंक दिस इज नॉट फॉर यू। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपने ऑडिशंस दे रहा हूँ, हर ऑडिशन के साथ मैं बेहतर हो रहा हूँ। आज मैं बड़ा लॉन्च लूँ या मुझे बड़ा रोल मिले या मुझे 10 साल बाद मिले, मैं बहुत आराम से हूँ। पर मुझे ये है कि मैं एटलीस्ट थैंक्स टू कास्टिंग, थैंक्स टू ब्राइव विद टैलेंट कास्टिंग, मेरी कंपनी जो है, कि मैं एटलीस्ट फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं हूँ एक्टिंग पे, टू टेक अ कॉल एंड डू जस्ट अबाउट एनीथिंग, राइट, टू टेक केयर ऑफ योर बिल्स, to take care of my bills, to take care of my family, to take care of my dogs, to take care of the community animals that I take care of. ये सब एडेड एक्सपेंस है, बट आई एम हैप्पी कि मैंने अर्ली ऑन दिमाग बना के, और ऑनेस्टली मुझे यकीन नहीं होता क्योंकि मैं कभी पूछें तो मुझसे, मैं कभी वो बंदा ही नहीं था जो धंधा करेगा या बिजनेस करेगा, या कर तो लेगा चलो सस्टेन कर पाएगा। आई डिडंट हैव दैट कॉन्फिडेंस इन मी बिकॉज इट्स अ ब्रूटल इंडस्ट्री। राइट। आजकल हर दूसरा इंसान कास्टिंग कोऑर्डिनेटर और कास्टिंग डायरेक्टर बन रहा है। बनने में प्रॉब्लम नहीं है, आप बने, पर मेन स्ट्रगल है कि आपको क्लाइंट ट्रस्ट करेगा कि अपने काम के साथ। अगर कोई 15 करोड़ का प्रोजेक्ट बना रहा है, क्या पूरी रिक्वायरमेंट वो आपको देगा? क्या आप उतना कैपेबिलिटी रखते हैं कि मिलने के बाद भी आप वो फुलफिल कर पाएंगे? तो मैंने कैमरा होल्डिंग से लेकर, ब्रीफिंग से लेकर, क्यूज से लेकर, तो मुझे आज भी ग्राउंड पे जाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि मैं नीचे से ही उठा हूँ। ये वो लोगों को होता है जिनको गोल्डन स्पून या सिल्वर स्पून मिल जाता है, उनको लगता है कि यार मैं कैमरा थोड़ी पकड़ूंगा, मैं क्यों थोड़ी दूंगा, 4 लोग रखूंगा ना, वो करेंगे। ठीक है, लेकिन उसमें मुझे कोई शर्म महसूस नहीं होती। अगर आज भी मेरे असिस्टेंट छुट्टी मार देते हैं या नहीं आते हैं तो मैं ही कैमरा पकड़ के खड़ा होता हूँ। राइट। तो मुझे उस चीज़ में कोई, मतलब कैमरे से मेरी रोजी रोटी चल रही है, तो मुझे उस चीज़ के लिए क्या शर्म? हाँ, शर्म। राइट। आपने नाम बड़ा यूनिक रखा है, तो इसके पीछे क्या स्टोरी है? नाम के पीछे ब्राइब द टैलेंट, ब्राइव विद टैलेंट ब्राइब है। विद टैलेंट। इसके पीछे ये बहुत लोग यूजुअली जब हम बिल्स भेजते हैं तो प्रोड्यूसर्स बहुत डर जाते हैं कि यार ये ब्राइब क्या है ये। ये कहानी एक्चुअली, ये जो नाम निकला है ये मेरे एक्सपीरियंसेस से निकला है। मुझे लगता है कि बहुत सारी जगह पे ऑर्गेनिक गुड ट्रेन्ड एक्टर्स आज भी पहुंच ही नहीं पाते हैं। ऑडिशन होने के बावजूद भी नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि इवेंचुअली कहीं ना कहीं करप्शन हर फील्ड में है, और यहाँ पे भी है। रेफरेंसेस, चाची के ताए का लड़का, मासी की बेटी का लड़का, ये सब चलता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और लोग नेपोटिज्म को लेके बहुत बड़ी बात करते हैं, बट मुझे लगता है नेपोटिज्म जैसी कोई चीज़ है नहीं। अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैंने अपना 50 करोड़ का एम्पायर खड़ा किया है, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा मेरा बेटा वो संभाले या बेटी वो संभाले आके। करेक्ट। अगर करण जौहर एक फिल्म बनाते हैं और अगर वो अपने किसी क्लोज वन को लॉन्च कर रहे हैं, उनका पैसा है, उनका डिसीजन है, इसमें नेपोटिज्म क्या है यार? राइट। तो वो एक, और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने किसी को भी लॉन्च किया। आप देख लीजिए, आलिया भट्ट को लॉन्च किया, आज वो कहाँ है? वरुण धवन को लॉन्च किया, आज वो कहाँ है? वरुण धवन की एग्जांपल ले लीजिए आप, कि वरुण धवन ने डेविड धवन जी के साथ फिल्म करी मच लेटर ऑन इन हिज करियर। उन्होंने सारी फिल्में अपने बलबूते पे करी हैं, तो उनके फादर ने उनको, कोई ठीक है इंडस्ट्री के हो, फिल्मी लोगों को जानते हो, मे बी आप एंटरटेन हो जाते हो उनसे, या मे बी आपको वो एंटरटेन कर देते हैं बुला के। लेकिन कोई भी इंसान अगर आप में कैपेबिलिटी नहीं है, तो यार आप पे अगर रिस्क ले रहा है तो या तो 2 ही वजह हो सकती हैं। या तो उनका कोई पर्सनल कनेक्शन है आपसे,
या उनके पास इतना पैसा है कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता। बट ये जो आपने बात बोली ना, ये मैं एग्री करता हूँ इस बात से। अगर जनरली भी हम देखें तो जैसे आपने बोला कि अगर किसी ने एम्पायर खड़ा किया है तो वो चाहेगा कि उसके जो बच्चा है या जो भी उसके नोन में है वो उसको आगे हाँ, के तो जो carry इंसान forward दिल्ली करे। में बैठा है या लखनऊ में बैठा है वो क्या नेपोटिज्म की बात कर रहा है यार? जो बॉम्बे में बैठ के स्ट्रगल कर रहा है वो करे तो मैं फिर भी समझूं। नहीं, बट लोग जो क्वेश्चन करते हैं ना, जैसे आपने करण जौहर का एक नाम लिया, तो लोग जो क्वेश्चन करते हैं वो ये क्वेश्चन करते हैं कि वो इंडस्ट्री के लोगों को ही, जो किसी स्टार के या किसी प्रोड्यूसर के बेटे हैं या बेटी हैं, उन्हीं को ही प्रमोट करते देखिए हैं। ऐसा मतलब तो जैसे इसमें- आपने बोला ना कि किसी के कोई अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड है, वो नहीं पहुंच पा रहा, जैसे आपने बोला, वो उन लोग को मतलब उन लोग को मौका नहीं देते, उन लोग को ढूंढते नहीं देखिए हैं। जिसका ये मतलब पैसा, आर्ग्यूमेंट जिसका करते हैं पैसा उसका डिसीजन, करेक्ट है ना? एब्सोल्युटली। इसका मतलब ये नहीं है कि करण जौहर एक अकेले डायरेक्टर है। इसका मतलब ये नहीं है कि सब डायरेक्टर्स अपने रेफरेंसेस में ही काम दे रहे हैं। करण जौहर भी एक सक्सेसफुल प्रोड्यूसर हैं, बहुत बड़ा फर्म चलाते हैं। वो भी अगर कुछ करते हैं तो कुछ सोच समझ के उनको भी पैसे उड़ाने का शौक तो नहीं है, मुझे लगता है। ट्रू। लेकिन एक एक्टर के लिए ये बोलना कि यार मुझे धर्मा की फिल्म नहीं मिल रही क्योंकि ये नेपोटिज्म चल रहा है, अरे मत जाओ ना वहां पे। तुम जाओ अनुराग कश्यप के ऑफिस, तुम जाओ अनुराग बासु के ऑफिस, आनंद राय के ऑफिस जाओ, करो ऑडिशन अगर तुम्हारे में मेटल है तो मैंने तो रमेश भाई ये रियलाइज किया है कि जिन लोगों में कैपेबिलिटी नहीं है ना, या जिन लोगों में विल पावर नहीं है, वो लोग ये एक्सक्यूजेस यूज करते हैं। करेक्ट है। और शायद बहुत सारे हेट मैसेज भी आए इसके लिए, लेकिन ये रियलिटी है। अगर मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है ना, मैं करण जौहर सर की फोन की वेट नहीं कर रहा हूँ सर। मैं अपना काम कर रहा हूँ और अपने एवेन्यू को ओपन अप करने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे वो छोटे रोल से क्यों ना हो, किसी छोटे प्रोड्यूसर के साथ। ट्रू। बट मेरा इंटेंट ये है कि जब तक दिखोगे नहीं तब तक आगे कैसे बढ़ोगे। धर्मा की फिल्म करना और यशराज की फिल्म करना सबके लिए एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है ना? लेकिन दे आर द टॉप प्रोडक्शन हाउसेस इन द कंट्री। आप अगर एक्सपेक्ट करो कि आप आते ही टॉप के साथ जुड़ जाओ, वो कहाँ होता है? कौन से धंधे में होता है? नहीं होता। आप धीरे धीरे ही स्टेप करते हैं ना। तो ये वो लोग हैं जिनको शायद उतना टाइम नहीं देना है, या शायद जिनके फैमिलीज से प्रेशर है कि यार 2 साल लो और वापस आ जाओ। ये वो लोग कंप्लेंट ज्यादा करते या हैं। फिर वो लोग हैं जिनको रियलिटी नहीं पता है। अब कहते हैं ना, किसी और शहर में बैठ के किसी और के बारे में बात करना बहुत आसान है। अगर आप सही हैं तो आप फिर आ जाए ना यहाँ पे मैदान में, Yes. और फिर उसको फेस करें जो बाकी यहाँ पे लोग फेस कर रहे हैं। राइट। लेकिन वो ओपिनियन और एक सोशल मीडिया का यही डिसएडवांटेज भी है कि कोई भी कुछ भी बोल सकता कुछ है। भी बोल सकते सबको। आज मैं बोलूं कि शाहरुख खान ने मुझे डिनर पे बुलाया अपनी रील में, क्या पता नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ 90% लोग मान भी लेंगे कि बुलाया है यार, इंडस्ट्री का बंदा है, क्या पता बुलाया हो। तो मेरे हाथ में पावर है, मेरे फोन मेरे हाथ में है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ आज की डेट में। Right. उतनी हवा नहीं देनी चाहिए जितनी मीडिया दे देती है। एक आर्टिकल या एक कोई कमेंट मारता है, उसको 15 दिन तक इंस्टाग्राम पे मैं देख रहा होता हूँ। तो ये अब लोगों के बिजनेसेस भी चल रहे हैं इसी से, टू बी ऑनेस्ट। राइट। न्यूज़ है तो चैनल्स हैं, करेक्ट। न्यूज़ है तो मीडिया है। तो ये कल्चर बन गया है अब। तो मैं सबको यही बोलता हूँ कि कास्टिंग एंड एक्टिंग इज अ पार्ट ऑफ व्हाट आई डू, इट्स नॉट मी। राइट। You know, there is a role that I play when I'm a casting director. There is a role that I play when I'm an actor. But मैं अपनी आइडेंटिटी वो नहीं मानता हूँ। मैं एक अलग इंडिविजुअल हूँ जो उसके अलावा 10 चीज़ें और कर रहा है। मेरा घर बार है, मैं बैलेंस करता हूँ, मैं एनिमल्स की केयर करता हूँ, या तो देर आर अदर एस्पेक्ट्स टू एन इंडिविजुअल देन जस्ट दैट। तो हम ब्राइब विद हाँ, तो जब ये करप्शन देखा मैंने थोड़ा बहुत कि एक्टर्स जब ऑडिशन भी किए जा रहे हैं तो वो फाइनल जिसने डिसीजन लेना है उस तक पहुंच ही नहीं रही उनकी टेप। इसको मद्देनजर रखते हुए सोचा कि नाम कुछ ऐसा हो जिससे एक तो अट्रैक्टिव लगे थोड़ा सा, और लोगों को प्रोसेस में शायद बिलीव करवाए। एंड आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ द कंपनी टुडे, बिकॉज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं काउंट भी नहीं कर सकता, जिनको हमने मेरिट पे अपॉर्चुनिटी दिलवाई है। You know, so for somebody who has done their first ad or first film or first web series with us and is killing it in the market today, it's a very proud feeling for me as a casting director. Right. तो वो feeling unmatched है, you know. तो हमारा ये है कि हम एक छोटी सी कंपनी है, हम बुटीक एजेंसी हैं, हमारी छोटी सी टीम है। हम जितना अपने हिसाब से गंदगी को साफ कर पाएं उतना कर रहे हैं। बाकी तो देखिए कोई भी इंडस्ट्री साफ सुथरी है नहीं, हर जगह करप्शन है, हर जगह पॉलिटिक्स है। बट आप अपनी कंपनी के साथ और अपनी पावर के साथ और अपने रिसोर्सेज के साथ अगर 10 जिंदगियां भी बदल पाए, करेक्ट है,
बहुत है मेरे लिए वो एक रिडेम्पशन बोल लीजिए, आप कुछ बोल लीजिए। जब आपने सब कुछ यहीं से कमाया है तो कहीं ना कहीं देना भी है आपको। इसीलिए मेरी वर्कशॉप्स भी हैं, मैं वोकेशनल गाइडेंस भी देता हूँ, और ये उन लोगों के लिए है जो भटके हुए हैं। और यहाँ पे भटके हुए लोग होते हैं जो 1 2 3 महीने 6 महीने नहीं, कई ऐसे लोग होते हैं जो सालों सालों से भटके हुए हैं, जिनको आज भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो सैड भी है, बट ये इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्रीज से बहुत हार्श है। यहाँ आपका फिजिकलिटी, आपका मेंटल स्ट्रेंथ शायद दूसरी इंडस्ट्रीज से ज़्यादा टेस्ट करता है आपको। एक एक्टर दिन की कम से कम 3 रिजेक्शंस झेलता है। True. अगर कोई इंसान स्ट्रॉन्ग हेडेड ना हो तो वो टूट जाएगा, और होता भी है, लोग टूटते भी हैं। यू हैव हर्ड ऑफ अ लॉट ऑफ सुसाइड्स दैट हैव हैपेंड, यू हैव हर्ड ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल गेटिंग डीमोटिवेटेड एंड गोइंग बैक होम। कितने लोगों को मैंने देखा है 16 साल में जो आए और डीमोटिवेट होकर चले गए। तो इट्स नॉट फॉर द वीक हार्टेड, ये मेरा मानना है। मतलब आपका पेशेंस टेस्ट करता है बेसिकली। रोज रमेश, रोज टेस्ट करता है। अगर आप एक रेगुलर एक्टर हैं जो रेलेवेंट हैं और काम कर रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ आप दिन में 3 ऑडिशन करते हैं, कभी कभी पूरे महीने में आपका एक जॉब नहीं होता। पर फिर ये भी है, जब आपका सिक्का चलना शुरू होता है तो फिर रुकता भी नहीं है। यही तो होप है। राइट। जो रोज 5,000 इंसान लोग यहाँ नए आ रहे हैं, इसी होप में तो आ रहे हैं वही लीप ऑफ फेथ जो कि शायद विजय वर्मा निकल गए तो हम भी निकल जाएंगे, शायद नवाजुद्दीन निकल गए तो हमारा भी हो जाएगा। बट देखिए, हर किसी की अपनी किस्मत है, और यहाँ किस्मत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी जिंदगी में। आपने बोला बहुत से लोग मिसगाइडेड हो जाते हैं जी। तो एक टर्म बड़ा यूज होता है कास्टिंग काउच। जी। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, कैसे इससे बचा जाए, नए लोग जो आ रहे हैं। देखिए, कास्टिंग काउच, कॉर्पोरेट काउच, हर जगह हर इंडस्ट्री में ये चीज़ें हो रही हैं। मुझे लगता है कि ये जो प्रे बनते हैं इसके कास्टिंग काउच के, वो लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में शॉर्टकट्स ढूंढ रहे होते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को मिलता हूँ जो डिटर्मिन्ड है कि ये रास्ता गलत है, हमें सही ही जाना है चाहे समय लग जाए। लेकिन कई लोगों से जब मैं बात करता हूँ तो उनके बातों में मुझे अर्जेंसी दिखती है। उनके बातों में मुझे दिखता है कि यार कुछ हो सकता है क्या, शॉर्टकट कुछ है क्या इसका। कई लोग करते हैं कि पैसा लगा के कुछ हो जाएगा क्या, कई लोग बोलते हैं कि यार प्रोड्यूसर के साथ ड्रिंक पे जाने से कुछ हो जाएगा क्या, या कई लोग सोचते हैं कि यार कास्टिंग वाले के साथ पैली होके कुछ हो जाएगा क्या। मे बी आपको प्रेफरेंस मिल जाए, बट रमेश अगर आप इवेंचुअली ऑडिशन कर ही नहीं पाए और अच्छा कर ही नहीं पाए, प्रोड्यूसर अपना 12-15 करोड़ रुपए क्यों रिस्क लेगा उसको। करेक्ट। छोटे मोटे रोल में चलिए रेफरेंस से आप डाल भी दें, छोटे मोटे रोल से करियर नहीं बनते हैं यहाँ पे। तो कास्टिंग काउच प्रोमिनेंट है, बट आई थिंक उन लोगों के लिए ये ज़्यादा प्रे वो लोग बनते हैं जो या तो शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं या बिल्कुल ही अनअवेयर है कि सिचुएशन है क्या। पर मैं आपके पॉडकास्ट पे आज एक रियलिटी बता देता हूँ। मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ पिछले 15 साल से। हमारे हाथ में घंटा नहीं होता। हम सिर्फ एक सर्विस एजेंसी हैं जो एक्टर्स को ऑडिशन करके करेक्ट डायरेक्टर तक लेके जा रहे हैं। फाइनल मैं नहीं करता हूँ, फाइनल या तो प्रोड्यूसर करेगा या चैनल करेगा या डायरेक्टर करेगा जिसकी वो फिल्म है। अगर हम किसी के बारे में कन्विंस्ड हैं तो हम ये बोल सकते हैं, सर गुड टैलेंट, हम पर्सनली काम कर चुके हैं, इनका टेंट्रम्स नहीं है, इनका हम थोड़ा उनके बारे में बता सकते हैं अगर हम कन्विंस्ड हैं तो। उससे ज़्यादा हमारे हाथ में कुछ होता नहीं है। तो अगर कोई इंसान, लड़का या लड़की, दोनों तरफ कास्टिंग काउच हो रहा है यहाँ पे, अगर वो इस सिचुएशन में आके उनके साथ वो प्रे बन जाते हैं, विक्टिम बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी थॉट प्रोसेस का भी दोष है उसमें, और कहीं ना कहीं वो शॉर्टकट के आइडिया का दोष है। राइट। परसिस्टेंट है और हो भी रहा है, और बहुत लोग प्रे आज भी उसको फॉल कर रहे हैं उस पर। लेकिन बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जो आज बहुत अवेयर है कि किसके हाथ में क्या पावर है और कौन क्या कर सकता है आपके लिए। सो वो जो अवेयर लोग हैं उनको पता है कि द ओनली वे टू बिल्ड अ करियर आउट ऑफ दिस इंडस्ट्री is to hustle your ass off and is to get better at your auditions so that you can land up a good role. Right. जब आपकी 1 या 2 वेब सीरीज अच्छी आ जाती हैं, आपके लिए सिचुएशन बहुत अलग बन जाती है। फिर आप नहीं कॉल कर रहे होते, फिर आगे से कॉल आ रहे होते हैं आपको। वहां तक का जो फासला है ना, सबसे ज्यादा टफ वही है। उसके बाद रिलेटिवली मैं बोलूंगा कि चीजें आपके लिए थोड़ी सी स्ट्रीमलाइन होने लग जाती हैं। लेकिन वो जो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, सेकेंड अपॉर्चुनिटी मिलने की जो स्ट्रगल है,
दैट इज़ द रियल स्ट्रगल. वहाँ पे लोग फॉल हो जाते हैं कि स्कैम्स बहुत हैं. हमारे इंडस्ट्री में स्कैम्स बहुत हैं पैसे को लेकर, ये कास्टिंग काउच को लेकर. लेकिन वो उन्हीं को टारगेट करते हैं जो छोटे शहरों से आ रहे हैं, जिनको समझ नहीं है ज़्यादा इंडस्ट्री की, या जो स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है. राइट. तो उनको बहुत एक लॉलीपॉप दिखा के और उनको बड़े बड़े सपने दिखा के. देखिए, एक्टर एक ऐसी जात है ना जो कहानी सुन के एक्साइटेड हो जाता है. ये हमारा इनबिल्ट है राइट. कि हमें अगर कोई सपना दिखा दे तो हम उससे अपनी उम्मीद को जोड़ लेते हैं बहुत जल्दी, बिना ऑडिशन करे. तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं. तो जब आप एक्साइटेड होते हो किसी चीज़ के लिए, अब ये आपका पैशन भी हो सकता है या ये आपका एक वीक पॉइंट भी हो सकता है कि यार बहुत टाइम से ट्राई कर रहा हूँ, कुछ नहीं मिल रहा है, तो आपने मुझे कुछ प्रॉमिस किया, मैं तुरंत आपकी बात मान गया क्योंकि मेरा दिल वो बात मानना चाहता है. यहाँ पे आधे से ज़्यादा एक्टर्स का मेंटल पीस डिस्टॉर्टेड रहता है. क्योंकि आप कितने ऑडिशन करोगे, आप कितने लोगों को प्लीज करोगे, कितने लोगों से जाके मिलोगे, कितने ऑफिस के धक्के खाओगे. कभी कभी 3-3, 4-4 साल में एक बार कैमरे की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती फेस करने की लोगों को यहाँ पे. डू यू थिंक के मतलब अगर बात करें मेल और फीमेल के कंपैरिजन की, तो मेल का थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा रहता है, ऐसा है? क्योंकि ये ऑर्गेनिकली आप देख लीजिए कि एडवर्टाइजिंग में प्रोडक्ट्स मेल वर्सेस फीमेल कितना डिफरेंस है. राइट. अगर विमेन प्रोडक्ट मार्केट 85% है तो शायद सिर्फ 15% मेल मार्केट है ना. तो ऑटोमेटिकली ऑन अ स्टार्टिंग बेस लेवल ओनली काम लड़कियों के लिए ज़्यादा है. और लड़कों का स्ट्रगल ये है कि यूजुअली हमारी इंडस्ट्री मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है. तो अगर आप देखेंगे कि हर किसी फिल्म मेकर की मेंटालिटी है कि यार लड़का नोन होना चाहिए, लड़का एस्टैब्लिश्ड होना चाहिए, क्योंकि हीरो के नाम पे फिल्म बिक जाती है. राइट. अब हम बदल रहे हैं, वुमेन सेंट्रिक सिनेमा आ रहा है. अब ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिनके नाम पे फिल्म तुरंत बिक जाती है. राइट. लेकिन ब्रॉडली अभी भी मेल डोमिनेटेड है. बड़े पर एक्टर्स एंट्री पॉइंट से आप मेल को थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल है, आई बिलीव. मतलब मुझे लगता है कि मेरा स्ट्रगल कंपेयर टू फीमेल को एक्टर ज़्यादा रहा है. राइट. क्योंकि इट्स ऑल्सो, मैं बोलूँ तो ह्यूमन साइकोलॉजी है. मोस्ट कास्टिंग डायरेक्टर्स आर मेल, राइट? Just to interact with the opposite sex is more exciting. In no cheap way, but in a very generic way. Right. So to talk to the opposite sex and to have interactions with them is always going to be more exciting for the other sex. Yes. Right? So I think that ways women are sort of entertained better than male. Males usually उतनी entertain होते नहीं हैं यहाँ पे. तो वो एक I think factor है जो reality है. राइट. और एक जब एक क्वेश्चन था, जैसे आप किसी कैरेक्टर का आप ऑडिशन ले रहे हैं, right? किसी कैरेक्टर का, तो आप खुद एक एक्टर हैं, आपने काला पानी में बहुत अच्छा काम किया. तो आप अगर फॉर एग्जांपल अगर सिमिलर रोल आपको आगे चल के कभी ऑफर होता है सिमिलर टाइप का या सिमिलर जॉनर का, तो क्या आपके दिमाग में वो बैठ जाता है जिस पर्टिकुलर किसी और ने प्ले किया हुआ है, ऑडिशन किया हुआ है, तो क्या वो आपके दिमाग में बैठ जाता है? एंड हाउ डू यू कोप अप विथ दिस कि वो आपके दिमाग में ना बैठे एंड यू ब्रिंग योर ओन यूनिकनेस इनटू इट? देखिए, कोई भी दो प्रोजेक्ट्स अलाइक नहीं होते. मे बी कैरेक्टर्स में थोड़ी सी सिमिलैरिटी हो, बट आपकी यूनिकनेस ही यही है कि आप क्या कर रहे हो. मैं एक अलग इंडिविजुअल हूँ और एक अदर एक्टर जो ऑडिशन कर रहे हैं वो और एक अलग इंडिविजुअल है. ये बहुत मज़े की बात है रमेश भाई. इनिशियली मैं आपको बताऊँ, इसका थोड़ा एडवांटेज भी लिया मैंने एक्चुअली कोई एक्टिंग सीखी नहीं है. मैंने जितनी भी लर्निंग करी है वो कैमरे के पीछे से मेरी लर्निंग हुई है, थैंक्स टू कास्टिंग, ऑडिशनिंग से. तो मैंने अपनी आर्ट कैसे बेहतर करी है कि मैं एक किरदार के लिए जब 15 लोगों का ऑडिशन करता था, तो ये बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है कि 15 लोगों का अप्रोच करने का तरीका सीन को हर किसी का अलग है. तो मुझे जब एक्टिंग मैं सीख रहा था या मैं देख रहा था कि ये प्रोसेसेस क्या होते हैं, मुझे एक पर्टिकुलर सीन के 15 वेरिएशंस दिखते थे. पर्टिकुलरली इसीलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था. नाउ यू आर एट अ बेटर प्लेस टू अगर वही सीन आपको करने को मिले तो यू विल
आपने कुछ ऑब्जर्व करा होगा कि इसने कैसे किया, इसने कैसे किया, और मैं कैसा कर सकता हूँ. क्योंकि अगर कोई, फॉर एग्जांपल, अगर मैं हूँ आपकी जगह पे और मुझे ये एक्सपीरियंस नहीं है, तो मेरे पास सिर्फ एक ही चांस है जो मेरा आप सोच एक्सपीरियंस रहे बनेगा, हैं, राइट? बराबर. ऑब्वियसली जब आप कास्टिंग में होते हैं तभी आपने देखा होगा कि यूजुअली काफ़ी सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स, एक्टर्स भी हैं, और बकायदा सभी कास्टिंग असिस्टेंट्स भी एक्टर्स हैं, है ना. तो वो इसीलिए आते हैं कि उनको ये नुआंसेस सीखने का मौका मिलता है. राइट. अब आप ऑब्वियसली अगर आप इतने ऑडिशंस कंज्यूम कर रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस, तो आपको बहुत सारी चीज़ों की समझ जो कहीं लिखित में नहीं मिलेगी आपको, या कोई आपको टीचर सिखाएगा नहीं ये सब चीज़ें. इसको हम कहते हैं रमेश भाई ऑन ग्राउंड नॉलेज. राइट. ऑन ग्राउंड नॉलेज जिसको मिल रही है ना, उसका पिटारा कभी खाली नहीं होगा. वो कहाँ से किसका निकाल के क्या डाल देगा, यही तो ब्यूटी है. Right. अब एन एक्टर लाइक पंकज त्रिपाठी, व्हाई डू यू थिंक ही इज वर्किंग? मैं आपको बताऊं, आप बहुत हैरान होंगे ये सुन के कि उनके जितने भी सीन्स अच्छे सीन्स माने जाते हैं, उसमें से 90% इम्प्रोवाइजेशन होती है. तो पहले शायद उनको इम्प्रोवाइजेशन अगर वो करें तो लोग टोक देते थे. अब उनको बोला जाता है कि सर आप अपने तरीके से करिए. चढ़ते सूरज को दुनिया सलाम करती है, और वही स्टेटस है हमारी इंडस्ट्री का भी. आपका जब एक काम अच्छा आता है तो लोगों का भरोसा आप पे बढ़ जाता है. कहते हैं यार ये इसकी समझ सही है, आप करो ना पराग, आप कैसे करोगे ये सीन? मैं करता हूँ. अगर उसमें कुछ उनको चेंजेस लगते हैं फ्रॉम द, अब एक्टर्स, हम कैमरे के आगे परफॉर्म कर रहे होते हैं, हम इमोशन में होते हैं, हम सीन में होते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि अगर हम फील कर रहे हैं तो वो कैमरे पे भी पोर्ट्रे हो रहा है. इसीलिए तो डायरेक्टर होता है कि यार पराग तू थोड़ा सा नॉचअप करना है यार इसको. नहीं पता लग रहा कि ये इमोशन आ रहा है तेरे अंदर, इसको थोड़ा 2 नॉच ऊपर कर दे. इसीलिए तो कैमरा मॉनिटर रखा जाता है कि पता चले कि जो हम फील कर रहे हैं वो इमोट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा. राइट. क्योंकि है तो विजुअल मीडियम, आपको अगर दिखेगा नहीं तो आप उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे. अब अंदर तो मैं रो रहा हूं, लेकिन वो किसको पता है अगर दिख नहीं रहा है तो. ट्रू. तो एट द एंड ऑफ इट रियली डिपेंड्स ऑन आपका डायरेक्टर क्या चाहता है, वो सीन क्या चाहता है आपसे, और आपकी समझदारी उस सीन को लेकर. जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं यहाँ पे, आपकी अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स कैरेक्टराइजेशन बढ़ती रहती है. तो आप छोटे छोटे नुआंसेस लाते हैं जो आपके अपने होते हैं. तभी कहते हैं ना, दिस एक्टर मेड द कैरेक्टर. राइट. हाँ, मैंने एक्चुअली नवाजुद्दीन सिद्दीकी या पंकज त्रिपाठी जी के कुछ इंटरव्यूज देखे हैं. उसमें उन्होंने जो बातें बोली कि कैसे उन्होंने एक्टिंग सीखा है एंड ऑल दैट, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने बहुत ऑब्जर्व किया है अपनी लाइफ में, जो भी लोग से मिलते थे, जुलते थे, जो भी करते थे. तो सेम गोज विथ कास्टिंग डायरेक्टर, बिकॉज आप बहुत डेली बेसिस पे बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं, आप मिलते हो, राइट? फॉर एग्जांपल अगर किसी फिल्म में आपको यूपी टोन पकड़नी है या भोजपुरी टोन पकड़नी है, ऑब्वियसली यू विल मीट सो मेनी कैरेक्टर्स एंड यू विल गेट दैट. तो आई बिलीव के मे बी दिस इज द रीजन के बोलते हैं कि कास्टिंग डायरेक्टर अगर उनके पास कोई अच्छा रोल आता है तो प्रेफर करते हैं अगर वो प्ले कर पाए तो वो पहले खुद प्ले करते हैं. देखिए, मेरा एक असूल है कास्टिंग को लेकर, मैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए खुद ऑडिशन नहीं करता हूँ until and unless the director or the producer has seen my work and requests me to audition. मैं अपने इंस्टाग्राम पे एक रील डालता हूँ अक्सर, जो होता है ऑडिशन टू सेट. वो 2 वजह से मैं डालता हूँ रमेश भाई, टू बी ऑनेस्ट. एक तो होता है कि नए एक्टर्स जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, उनका प्रोसेस में फेथ रिस्टोर हो जाए कि यार ऑडिशन किया है तो सेट पे जा रहा है. दूसरा, मुझे ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि आप कास्टिंग डायरेक्टर हो तो आप एक्टिंग क्यों करते हो? मेरा जवाब ये होता है कि मैं बनने एक्टर ही आया था. कास्टिंग मुझे सिचुएशन ने करने के लिए मजबूर कर दिया. क्योंकि अगर मैं फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं होता तो आज मैं दिल्ली में बैठ के अपने पापा के साथ बिजनेस कर रहा होता. इतने साल टू सर्वाइव विदाउट एनी इनकम इज इम्पॉसिबल, है ना? तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन के until unless somebody who has seen my work, मैं आगे से कभी भी जाके ये नहीं बोलता कि मैं एक्टर भी हूं सर, मेरा ऑडिशन कर लो. क्योंकि अब आपको ये थोड़ी सेंसिटिव टॉपिक है, इसमें आपको बहुत केयरफुल होना पड़ता है. मैंने अपने कास्टिंग्स में, प्रोजेक्ट्स में काम किया है, लेकिन वो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें बकायदा डायरेक्टर या को लगा है कि मैं फिट होता हूं. उन्होंने मेरा बकायदा ऑडिशन मांगा है, मैंने ऑडिशन दिया है. और डायरेक्टर के बाद भी क्लाइंट पीपीएम होता है फाइनल, जहां पे फाइनल ब्रांड कॉल ले रहा है कि ये मेरा ऐड करेगा या ये मेरा ऐड नहीं करेगा. अगर अभिषेक
अच्छे एक्टर नहीं होते तो क्या वो आज इतना काम कर रहे होते? जस्ट बिकॉज ही इज अ कास्टिंग डायरेक्टर. करेक्ट करेक्ट, दैट्स ट्रू. अभिषेक इज अ फिनोमिनल एक्टर, और शायद वो भी, जितना मुझे याद है, उनकी जर्नी भी एक्टिंग से ही शुरू हुई थी. कास्टिंग एक ऐसा मीडियम है जहां पे आप एक बिजनेस बना सकते हैं अगर आपको समझ है तो. बट उसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपनी पहली ड्रीम छोड़ दूंगा. जितना भी मैंने किया है कास्टिंग में, इट इज ओनली टू सस्टेन माई सेल्फ एज एन एक्टर सो आई कैन वेट फॉर द करेक्ट अपॉर्चुनिटी टू कम माई वे. आप फ्यूचर में आगे चल के बहुत बड़े एक्टर बन जाएंगे, तो क्या फिर क्या चूज करेंगे अगर आपको कोई मैं एक दोनों choose- करूंगा. मेरे लिए इन दिस कास्टिंग प्रोसेस मुझे जो समझ आया अपने बारे में कि मुझे किसी को कास्ट करके भी अच्छे रोल में उतनी ही खुशी मिलती है जितनी उतनी जितनी मुझे तब मिलती है जब मैं खुद काम कर रहा होता हूँ. Right. तो ये एक मीडियम है जिसमें क्रिएटिविटी है और आप एक पावर रखते हैं किसी की जिंदगी बदलने की, Right. और ये बहुत बड़ी बात होती है. मतलब मुझे जिन लोगों को मैंने इनिशियली काम किया है, आज भी जिनके साथ काम कर रहा हूँ, मुझे जब बड़े बड़े मैसेजेस आते हैं ना, एंड दे आर हार्टफेल्ट मैसेजेस अबाउट हाउ मे बी वन स्मॉल टिप फ्रॉम मी चेंज देयर होल पर्सपेक्टिव अबाउट थिंग्स, Right. वो मेरे लिए रिडेम्पशन है आज. और अगर किसी का भला हो रहा है मेरी दो बातों से, तो मैं उतना सेल्फिश तो नहीं हूं कि सब कुछ मैं अपने तक रखूं. एट द एंड ऑफ इट, जब सब कुछ यहीं से मिला है तो यहीं पे देना है, साथ तो कुछ लेके जाना नहीं है. तो अगर मुझे लगता है कि, और आप मेरे बारे में किसी से भी पूछेंगे, आप एक्टर से भी पूछेंगे, मेरी 1 घंटे की वर्कशॉप लगभग हर बार 1.5-2 घंटा 2.5 घंटा क्यों जाती है? क्योंकि मुझे जो मैंने सीखा है, मुझे वो बताने में कोई ना तो कोई मेरा कोई सीक्रेट है. वो मुझे लगता है कि अगर 2 बातें बोलने से किसी की मदद हो जाए तो वो क्यों नहीं. आई थिंक थोड़ा सा एम्पैथेटिक और कंपैशनेट हूँ मैं उस चीज़ को लेकर, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी एनिमल्स के साथ बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है और मैं बहुत बड़ा एनिमल लवर हूँ. उसको मद्देनजर रखते हुए मैं थोड़ा कंपैशनेट हो गया हूँ ओवर द ईयर्स. तो मुझे लगता है कि यार ठीक है ना, 15 मिनट ही तो हैं, किसी को अगर कुछ तुम बता दोगे, उसका थोड़ा भला हो जाएगा, तो उसमें क्या बुराई है. राइट राइट राइट. सो बेसिकली जो नए एक्टर्स होते हैं, जी. राइट, जो अभी अभी ट्राई कर रहे हैं कि हमें कहीं कुछ एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो हाउ डू यू अप्रोच देम? आई मीन, हाउ डू यू सी देम? अगर आप, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क इज, यू गिव अपॉर्चुनिटी टू न्यू पीपल हु आर वेरी न्यू टू एक्टिंग Of course, a lot of our castings are around first timers. A lot of people who have not done any ad or any work in front of the camera before. We are happy that we put them in front of the camera. Those usually are decided by their audition capability. अगर audition में अच्छा कर दिया आपने और आप फाइनली क्लाइंट को समझ आ गए, तो योर लॉक. डजंट मैटर व्हाट इफ यू हैव वर्कड बिफोर और नॉट वर्कड बिफोर. ऑब्वियसली अगर किसी भी इंडस्ट्री में अगर आपने कहीं काम किया हुआ है, वो आपका प्लस तो हो जाता है, एडवांटेज तो हो जाता है. इसका मतलब ये नहीं है कि माँ की कोख से सब काम करके आए हैं. तो ये है कि हर किसी को मौका देना ज़रूरी है, बट उनको मौके पे खड़े उतरना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर देम टू लैंड दैट अपॉर्चुनिटी. राइट राइट. नहीं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क इज कि अगर फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट है जी. कि नहीं, हमें एक्सपीरियंस, रिक्वायरमेंट जनरली ऐसी नहीं होती होगी ना कि इन्होंने प्रीवियसली काम किया हो. नहीं होती है बेसिकली requirement. नीड अ गुड एक्टर, राइट? होती है रिक्वायरमेंट, बहुत सारी जगह रिक्वायरमेंट होती है जहाँ प्री रिक्विजिट होता है कि वी नीड एन एड फेस, वी नीड एन एस्टैब्लिश्ड और अ एक्सपीरियंस्ड एक्टर. इफ अ प्रोडक्शन इज एबल टू अफोर्ड देम एंड दे फील दे विल एड समथिंग टू द कैरेक्टर, वो भी हमारा बिजनेस है. वी ऑफन रीच आउट टू पीपल हु आर ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड. रियली डिपेंड्स ऑन के प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है और डायरेक्टर किसको इन्विजन कर रहा है उस कैरेक्टर में इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी एंड एक्सपीरियंस. अगर वो रोल में, इफ द डायरेक्टर इज विलिंग टू ट्रस्ट अ न्यू कमर, देन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है कि हम कोई ऐसा ढूंढें जो एक एस्टैब्लिश्ड एक्टर के साथ स्टैंड करके डिलीवर कर पाए. क्योंकि अगर कोई भी सीजन्ड एक्टर आपके सामने आ गया और आप नए हैं, लगभग थिएटर एक्टर्स जो हैं ऑन द लीग्स ऑफ मनोज बाजपेयी सर या जयदीप पलावत सर या नवाज सर या पंकज जी, ये सब इम्प्रोवाइजेशन किंग्स हैं. या लड़कियों में भी जो हैं रसिका दुग्गल और कितने एग्जाम्पल्स हैं, वो सब इम्प्रोवाइजेशन किंग और क्वींस हैं. नए इंसान का प्रॉब्लम ये हो जाता है कि उनको उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है. दे गो बाय द बुक. तो हो सकता है अब वो, जैसे बहुत बार ये होता है कि आपने नए एक्टर हैं, आपका सीन किसी एस्टैब्लिश्ड एक्टर के साथ है,
आपने स्क्रिप्ट को रट लिया ये डर से कि कहीं डायलॉग ना भूल जाओ, बट वो आगे वाला एक्टर अगर सीजन्ड है तो उसने वो सेम वर्ड अपने सेम सेंटेंस अपने वर्ड्स में डाल के घुमा फिरा के बोला, आपका ब्रेन वहीं एकदम पॉज हो जाएगा और आप पैनिक मोड में चले जाएंगे, क्योंकि ये तो आपके दिमाग में है ही नहीं कि ये लास्ट, आपने ये देखा हुआ है कि उसकी लाइन का लास्ट वर्ड ये है, इसके बाद मुझे ये बोलना है। आप तो वैसे तैयारी कर रहे हैं, यही फ़र्क हो जाता है एक्सपीरियंस में। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं और आपने काम किया हुआ है तो आपको इन सब चीज़ों की समझ होती है। इससे क्या होता है कि सेट पे वक्त ज़ाहिर नहीं होता। 12 घंटे की शिफ्ट एक मीडियम बजट फिल्म की लगभग 25 से 40 लाख की होती है। अब वो 12 घंटे की शिफ्ट में अगर आपने सीन्स अचीव नहीं किए तो लॉस केवल और केवल प्रोड्यूसर को होता है। करेक्ट है। तो वी हैव टू बी ओवरऑल वर्किंग एज HODs इन डिपार्टमेंट्स, वी हैव टू बी making sure that that doesn't happen, because it then reflects badly on the actor also and reflects badly on the casting director also. Actor आगे जाके अगर सीख भी गया ना अच्छा करना और उसने पहली बार में उस एक प्रोड्यूसर या डायरेक्टर के साथ फकअप किया हो और परफॉर्म नहीं कर पाया हो, वो इमेज रमेश बदलनी किसी के दिमाग से इम्पॉसिबल है यहाँ पे। फॉर देम, फॉर मोस्ट पीपल हु गेट एन अपॉर्चुनिटी एंड डोंट एनकैश ऑन इट और डोंट डिलीवर, सेम प्रोडक्शन या सेम डायरेक्टर के साथ उनको ट्रस्ट करना वो नहीं कर पाते फिर उस उतने लेवल पे, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस पहले ख़राब रहा होता है। अब वही है ना कि आप 2 पानी की बोतल खरीद रहे हैं, दोनों 10 रुपए की हैं। आपने एक पिया जिसमें पानी का स्वाद एकदम ख़राब आया और आपने दूसरा पिया जिसका सही था। आप ख़राब वाली बोतल को कभी चांस देंगे? ऑब्वियसली नहीं। सिंपल सी बात है। तो या तो आप नए भी हो लेकिन आप अपनी ट्रेनिंग करके ऐसे आए हो कि आप इन सब चीज़ों से वेल इक्विप्ड हो, तो आप वक्त ज़ाहिर नहीं होने दे रहे हो, आप परफॉर्म कर रहे हो। बट एक क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला कि जो नए एक्टर्स होते हैं, जैसे बेसिकली जैसे आपने बोला कि उसने लास्ट वर्ड क्या बोला था, बेसिकली स्क्रिप्ट रट के आए। जी, तो ये तो हो गई सेट वाली बात, जब सेट पे हो रहा है। इससे पहले रिहर्सल्स भी होते हैं, राइट? तो रिहर्सल पे मतलब ये पकड़ में नहीं आता है क्या? सब प्रोजेक्ट के रिहर्सल्स नहीं होते। सब प्रोजेक्ट्स में इतना रिसोर्सेज और बजट्स नहीं होते कि शूटिंग से 20 दिन पहले वर्कशॉप्स करते हैं या शूटिंग से 20 दिन पहले सब एक्टर्स को बुला के टेबल रीड्स होती हैं। Right. वो चुनिंदा प्रोजेक्ट्स में होता है, वो सब में नहीं होता। यूजुअली हमारे लिए ऐसा होता है कि अरे आप तो काम कर रहे हो ना, ये आपका रोल है, आप ऑडिशन भेज दो। ठीक है, ऑडिशन भेज दिया, ठीक है, आप लॉक हो गए हो, आपको कॉल टाइम लोकेशन आ जाएगा। डायरेक्ट सेट पे आप सीधा सेट पे जाके अपने को एक्टर के सामने, जिससे आप कभी मिले भी नहीं हो, जो आपकी वाइफ प्ले कर रही है, आप उनके सामने एक डीप इमोशनल सीन कर रहे हो, क्योंकि वो उस एपिसोड का 8वें नंबर का सीन है और आप ऑलरेडी इतने स्ट्रॉन्ग इमोशन में हो उस समय। तो अगर आप सीजन नहीं हो तो आप कैसे कर पाओगे? मैंने अदृश्यम जब किया लास्ट सोनी लिव पे, जी, मैं अपनी को एक्टर दिव्यांका त्रिपाठी जो हैं उनसे पहली बार एक इंटेरोगेशन सीन के दौरान मिला था, जो मेरा फर्स्ट डे ऑफ शूटिंग था, एंड शी इज माई वाइफ। तो उस प्रोजेक्ट में वही मैं बोल रहा हूँ, प्रोजेक्ट्स के अपने रिसोर्सेज होते हैं, हर बार नहीं होता ऐसा कि, हालांकि जब होता है तो हर कोई सेट पे क्लैरिटी के साथ आता है। डायनामिक्स क्या है रिलेशनशिप्स का, क्या एक्सपेक्टेड है, आपकी टेबल रीड में पता चल जाएगा, आपकी स्पीड और आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपको मेरी पता चल जाएगी। इवेंचुअली जो सेंसिबल एक्टर होता है उसको दोनों के डायलॉग से फ़र्क पड़ना चाहिए, दोनों की परफॉर्मेंस से फ़र्क पड़ना चाहिए। मैं अच्छा कर रहा हूँ, आप खराब कर रहे हैं, तो सीन तो खराब हो ही रहा है ना, राइट। तो एट द एंड ऑफ इट आपको टेबल रीड्स और ये वर्कशॉप्स में जब होती हैं तो एडवांटेज ये मिल जाता है कि आप घुल मिल लेते हैं थोड़ा सा अपने को एक्टर्स से, आपको उनके बारे में थोड़ी सी चीज़ें पता चल जाती हैं, आप थोड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो परफॉर्म करना एलियन नहीं लगता आपको, आपको लगता है आप जानते हो। राइट, राइट। तो वो अक्सर नहीं होता, अक्सर हमें सीधा कास्ट करने के बाद डायरेक्ट सेट पे भेजा जाता है। आपने एक बात बताई कि जब आप कास्टिंग करते हो जी, तो बहुत से लोग बोलते हैं कि प्रोड्यूसर के साथ ड्रिंक पे चले जाएं या जी, आपको पैसा एक्स्ट्रा दे दें वो एंड ऑल दैट। कभी आपने पॉलिटिकल प्रेशर झेला है? किसी ने पॉलिटिकल प्रेशर डालने की कोशिश, ऐसा करते हैं लोग? बिकॉज ऐसा और भी इंडस्ट्रीज में होता है, प्रमोशन के लिए, इसके लिए कॉल्स आते हैं रैंडमली, वेदर इट बी somebody who's a very high graded police officer और somebody who's a PA to a MLA, कि हमारा लड़का है या हमारी लड़की है, देख लो।
अभी क्या है देखिए, बहुत क्लियर सी चीज़ है कि it doesn't matter to me whether you're a politician's son or whether you're an MLA son or whether you are a police officer's son. If you have the capability, I will not even be partial to you just because you're somebody else's son. Eventually देखिए, मैंने वही बोला ना रमेश, कि हमारे हाथ में नहीं है. हम ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे कोई कॉल आता है ऊपर से, मैं एंटरटेन करके आपको ऑडिशन करवा सकता हूँ. फाइनल कॉल आपके हाथ में नहीं. फाइनल कॉल अगर आपने डिलीवर नहीं किया तो फाइनल कॉल फिर तो मतलब दूसरा तो तरीका यही बचता है कि अपने पापा को ही बोलें कि पैसे लगाएं और उसी फिल्म में आप काम करें. क्योंकि ऐसे कोई भी इंसान अपने करोड़ों रुपए किसी के बलबूते पे नहीं किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे या किसी के शोल्डर्स पे नहीं छोड़ देगा इफ़ दैट पर्सन इज़ नॉट क्रेडिबल इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस. तो प्रेशर्स आते हैं, डेफिनेटली आते हैं. ऑल्सो फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, तो यू नो दे ऑल्सो एक्सपेक्ट के यू नो ये रोल मिल जाए या वो रोल मिल जाए. बट आई थिंक मेरा फंडा बहुत क्लियर है. अगर आप फिट होते हो तो ऑडिशन करो, फिट होते हो तो ऑडिशन मत करो, क्योंकि वो निराशा से बेहतर ये है कि आप अटेम्प्ट ही मत करो. मतलब आपके जो क्लोज होंगे, जैसे रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं, वो उनसे भी रिक्वेस्ट कभी कई बार आता होगा कि यू नो. अब क्या है, नॉर्थ इंडियन फैमिलीज में ये होता है ना कि जब भी मैं घर वापस जाता हूँ और कोई गेट टुगेदर होती है तो मेरे ताया जी हो गए या मेरे चाचा हो गए या मेरे मासियाँ हो गई, एक रोल तो दिलवा दे, एक तो करवा दे, पीछे ही खड़ा करवा दे कहीं पे. उनको अब कैसे बताऊं कि क्या प्रोसेस है. तो ये होता है अक्सर कि यू नो योर रिलेटिव्स एंड ऑल, और समबडी अगर किसी को इंटरेस्ट हुआ तो वो बोलते हैं यार यू नो कीप हिम विद यू और कीप हर विद यू एंड सी कुछ हो पाए तो. बट मेरा मानना, मैं उनको यही सबको बोलता हूँ कि मुझे यहाँ 16 साल हो गए, मैं आज भी अपना ग्राउंड ढूंढ रहा हूँ, तो मैं कैसे आपकी मदद कर पाऊंगा. करेक्ट. यू नो, तो आई एम वेरी वेरी, मैं फॉल्स होप्स देने में थोड़ा सा झिझकिजाता हूँ. और मुझे लगता है कि यार बहुत सेंसिटिव मामला है किसी की उम्मीद के साथ खेलना. करेक्ट. तभी मेरे ऑफिस में और मेरी टीम को भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि डोंट ऑडिशन एंड डोंट वेस्ट एनीबडीज टाइम इफ दे डोंट मेक द कट फॉर दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर. क्योंकि जैसे ही आप 4 लाइनें बोल के निकलते हैं ना, आप वो अपॉर्चुनिटी आपके दिमाग में बैठ जाती है, आप उससे उम्मीद बांध लेते हैं. राइट. तो फिर आप अक्सर पूछते हैं उसका कुछ हुआ सर, सर वो कुछ हुआ. भाई अगर होना होता तो प्रोडक्शन वाले ऐसे हैं कि आपको मतलब आपको पाताल लोक से भी निकाल लाएंगे अगर आप लॉक हो तो. तो अगर होता है तो हम आगे से हम ज़्यादा ईगर हैं आपसे टच में आने के लिए. राइट. लेकिन वो उम्मीद ही है. सो यू हैव टू मेक श्योर यू आर पोलाइट टू देम, यू आर एम्पैथेटिक, यू अंडरस्टैंड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम. क्योंकि ये वो लोग हैं जो दिन ब दिन रिजेक्शंस झेल के आ रहे हैं और वो एक सिल्वर लाइनिंग की वेट कर रहे हैं कि यार एक कुछ मिल जाए, एटलीस्ट कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा. Right. मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी लगान मेकिंग की, जो लगान जिस तरीके से उन्होंने बनाई थी, तो उसमें उन्होंने बोला था, उसमें एक सीन था बेसिकली जो क्रिकेट वाला सीन है. तो बहुत सारे लोग हैं, मतलब बेसिकली भीड़ चाहिए जी. तो आपको अगर ऐसा कभी मतलब यू नो कास्टिंग करने के लिए मिलता है जहाँ पे भीड़ चाहिए बहुत सारी, नहीं देखिए, तो how do you manage? वो जूनियर आर्टिस्ट होते हैं यूजुअली या फीचर आर्टिस्ट होते हैं. वो उनके डेजिग्नेटेड सप्लायर्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं. जूनियर सप्लायर्स कहते हैं हम उनको, या फीचर कास्टिंग डायरेक्टर्स कहते हैं हम उनको, जो वो आपको बल्क में 200 की भीड़ खड़ी कर देते हैं. अब यही अगर गाना शूट हो रहा है और डांसर्स चाहिए तो उसके डांस कोऑर्डिनेटर्स अलग हैं. तो ये हम लोग स्किल्ड बेस्ड एक्टर्स कास्ट करते हैं जिनके डायलॉग्स हैं. बट इसमें आपका से नहीं होता है कुछ जूनियर आर्टिस्ट को? नहीं, हमारा वो डिपार्टमेंट ही नहीं है. ओके. हमारा वो डिपार्टमेंट नहीं है. और जूनियर आर्टिस्ट की भी एसोसिएशन है प्रॉपर. यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ टू वर्क एज अ जूनियर आर्टिस्ट ऑल्सो. उनका भी कार्ड बनता है. तो वो एक प्रोसेस अलग है उसका. बहुत सारे ऐसे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो जूनियर आर्टिस्ट जैसे काम करते हैं फॉर सम एक्स्ट्रा पॉकेट मनी. तो दे हैव टू बी रजिस्टर्ड विद अ कोऑर्डिनेटर कि जब उसके पास कोई फिल्म आए, और वो कैसा होता है ना रमेश भाई, वो कास्टिंग नहीं होती, वो होता है उस दिन जो 100 लोग मिलेंगे उनको उठा के ले आओ. बेसिकली दे आर नॉट एक्टर्स. दे आर नॉट एक्टर्स. आप उनमें से किसी को एक लाइन बोलने के लिए बोल दीजिए, नहीं बोल पाता. तो इनके साथ बिकॉज मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ. एक प्रोजेक्ट कर रहे थे जहाँ पे हमें ऑब्वियसली भीड़ चाहिए थी बहुत सारी, तो जो भी लोकल कोऑर्डिनेटर थे उन्होंने अरेंज कर दिया सर. देन ऑब्वियसली जब यू नो पेमेंट की बात आ रही है एंड ऑल दैट, तो उसमें बहुत सारे कुछ यू नो डिस्क्रिपेंसी मिली हमें कि हमने क्या ऑफर किया और उनको क्या मिला. तो ये सब आम बात है, राइट? देखिए, जो आप कोऑर्डिनेटर जो आप हायर कर रहे हैं उसको जितना मेरा मानना है प्रोडक्शन पैसे नहीं देता. उनका जो पैसा बनता है वो कमीशन से बनता है जो वो एक्टर्स से लेते हैं.
तो अंतर बिटवीन अ कास्टिंग डायरेक्टर एंड अ कोऑर्डिनेटर इज कि कास्टिंग डायरेक्टर को फीस मिल रही है प्रोडक्शन हाउस से, कोऑर्डिनेटर को तभी पैसा मिलता है अगर कोई उसका एक्टर लॉक होता है, वो भी एक्टर के पैसे में से। अब ये मुद्दा तो है डेफिनेटली, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है कि अगर हमने एक ऐड का बजट 15,000 दिया है, इवेंचुअली हमें पता लगा कि एक्टर को 3,000 ही मिला है। राइट। बट ये उन दोनों का बैटल है ना। मेरे हिसाब से फेयर क्या है कि अगर मैं आपको एक जॉब ऑफर करूं कि रमेश मैं आपको ये शूटिंग के 15,000 रुपीज दूंगा, अगर आपको लगता है कि आप उससे डबल डिजर्व करते हैं तो आप वो अपॉर्चुनिटी को मना कर सकते हैं। फोर्स तो हम आपको कर नहीं रहे। राइट। 15,000 आपको फेयर लगा, आपने वो अपॉर्चुनिटी ले ली, आप सेट पे चले गए। वहां आपको पता चला कि आपके कोऑर्डिनेटर जो हैं वो 25,000 ले रहे हैं वहां से, देन यू शुडंट क्वेश्चन दैट, राइट। या तो आपका फेयर हो कि 25,000 टोटल बजट है, कोऑर्डिनेटर ने बोला मेरा 20% कमीशन रहेगा उसमें, या तो वो अंडरस्टैंडिंग हो आपकी, तो कहीं ना कहीं देखिए ताली दोनों हाथों से बचती है। आपको अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत थी, आपके पास एक इंसान अपॉर्चुनिटी लाया, अब कोऑर्डिनेटर भी है, उसका भी घर है, उसकी भी फैमिली है, उसके भी एक्सपेंसेस हैं, उसका पैसा ओनली एंड ओनली डिपेंड करता है वेदर और नॉट हिज एक्टर और समबडी हु ही हैज सेंट विल बी लॉक्ड और नो। अब जब वो होता है तो वो हमारे साथ कोई ऐसी डिस्क्रिपेंसी होती है तो हम सीधा एजेंट को फ़ोन करते हैं जिसके थ्रू एक्टर आया है कि ये हुआ है और ये गलत है, अगली बार या तो हम आपके साथ काम नहीं करेंगे या आप ये सॉर्ट कर दीजिए। राइट। तो हम जितनी मदद कर सकते हैं हम करते हैं, लेकिन जहां भी मॉनेटरी सिचुएशन होती है वहां घपला तो होता है। अब आप किसी अपने घर के लिए आप किसी केटरिंग वाले को हायर करें दिवाली पार्टी के लिए, अब आपको थोड़ी पता है कि जो रोटी पेल रहा है उसको कितने मिल रहे हैं। आप थोड़ी घुसोगे उसमें। राइट। आपका वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जो जिस ठेकेदार को आपने काम दिया है, करेक्ट। आपकी डीलिंग उससे है, आगे वो फ्री में काम करवाए, उसकी अपनी एसोसिएशन है ना। तो यूजुअली इट्स बिटवीन देम, बट इफ यू गेट टू नो ऑफ समथिंग लाइक दैट कि इतना डिस्पैरिटी है और इतना बड़ा मार्जिन रखा है, अगर हमें भनक पड़ती है तो हम डेफिनेटली एक बारी के लिए हड़का तो देते हैं, और हम उनके साथ फिर उन एजेंट्स के साथ दोबारा काम नहीं करते, क्योंकि इवेंचुअली मेहनत एक्टर कर रहा है पूरी, सेट पे एक्टर जा रहा है, 12 घंटे काम वो कर रहा है, तो उसको एक फेयर अमाउंट मिलना ज़रूरी है। आपने बोला कि ये कोऑर्डिनेटर्स करते हैं क्योंकि उनको प्रोडक्शन से पैसा नहीं मिलता है। कास्टिंग डायरेक्टर्स बेसिकली जो होते हैं उनको प्रोडक्शन से फीस मिलती है एज अ कास्टिंग डायरेक्टर, राइट। बट ऑफ लेट मैंने जो ऑब्जर्व किया, मतलब मैं भी कुछ एक दो कास्टिंग ग्रुप्स में हूँ, वाई बिकॉज कुछ एक दो बार स्क्रिप्ट मांगी थी, तो यू नो ऐसी रिक्वायरमेंट्स आती है, दैट इज़ वाई आई एम देयर इन दैट ग्रुप। तो वहाँ पे जितनी भी मैं डेली रिक्वायरमेंट्स पढ़ता हूँ कि टीवी ऐड की, शो की, इसकी उसकी, तो हमेशा वहाँ पे कमीशन लिखा रहता है, मतलब अपफ्रंट दे लिख देते तो हैं। वो उनका प्रोजेक्ट नहीं है। ओके। आपको समझ जाना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में ना, बिकॉज सब कुछ डिजिटल हो गया है, राइट। टू बी अ कास्टिंग डायरेक्टर और अ कोऑर्डिनेटर यू डोंट नीड एन ऑफिस। राइट। You can sit at your home, have a laptop and start your business, which a lot of people have done. अब डिजिटलाइजेशन के बाद ये हुआ है कि आपको पता ही नहीं है कि ये कास्टिंग डायरेक्टर है या कोऑर्डिनेटर है या एजेंसी है। राइट। ना तो उनका कोई ऑफिस है, ना वो आप कहीं जाके आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं, तो आपकी कॉन्वर्सेशन यूजुअली टेलीफोनिक रहती है। तो ये जितने भी मैसेजेस आपको आते हैं विद 20% कमीशन, ये यूजुअली वो हैं जिनका ये प्रोजेक्ट नहीं है। इनको किसी कास्टिंग डायरेक्टर ने दिया हुआ है प्रोजेक्ट टू गेट ऑप्शंस ऑन देयर बिहाफ। अब ये कास्टिंग डायरेक्टर 2 या 3 वजह से करते हैं। एक तो है कि वो ओवरवर्कड हो कि यार 5 प्रोजेक्ट साथ में आ गए, एक आउटसोर्स कर लेता हूँ मैं, है ना, मेरा तो कुछ जा नहीं रहा, कमीशन लेगा कोऑर्डिनेटर से, कोऑर्डिनेटर कमीशन लेगा एक्टर्स से, मुझे एक आउटसोर्स हेल्प मिल जाती है। दूसरी वजह ये है कि मैं बहुत लेजी हूँ, मुझे काम करना ही नहीं है, तो मैं पूरे का पूरा काम अपने नाम पे उठा तो रहा हूँ, बट मैं पूरे का पूरा काम किसी और से करवाता हूँ। ये दूसरी वजह है। तीसरी वजह ये है कि आप के डायरेक्टर ने, आपके प्रोडक्शन ने ऑप्शंस बल्क में मांगे हैं, तो आप या आपके पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में 20, 30, 40 कैरेक्टर्स हैं, तो सब कुछ तो आप नहीं कर पाएंगे, तो आप सर्टेन अमाउंट ऑफ कैरेक्टर्स आप डेलीगेट कर देते हैं बाहर आउटसोर्स करने के लिए। राइट। बट एक एक्टर को ये समझना ज़रूरी है कि आपका सक्सेस रेशो while auditioning through an agent who is not a casting director will be absolutely low because you're then playing in numbers.
कोऑर्डिनेट, जैसे आप ग्रुप पे हैं, ऐसे एक्टर ग्रुप्स भी हैं बहुत सारे जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स आती हैं, राइट, एक नहीं 100 से ऊपर हैं। अब जब एक मैसेज ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है तो आप सोच रहे हैं कितने उसमें रिवर्ट आते होंगे। राइट, मेरी तो छोटी सी कंपनी है, हम एक ईमेल, अगर हम एक रिक्वायरमेंट डाल देते हैं सोशल मीडिया पे, तो हमारे 500 to 700 ईमेल्स आते हैं एक रिक्वायरमेंट पे। यू हैव टू गो थ्रू ऑल द ईमेल्स। यू हैव टू गो थ्रू, बट ब्रॉडली वो एक सिस्टम बनाया हुआ है कि तस्वीरें देखी जाती हैं पहले, अगर तो फिट हो रहे हैं एज ग्रुप में, आधे तो 700 में से 18 का रिक्वायरमेंट है तो 40 वाले भी आते हैं, मेल का है तो फीमेल के आ रहे हैं। ये सब है बहुत सारा। वाई मतलब ऐसा क्यों करते हैं? ये इसकी वजह है, इसकी वजह यह है कि ये वो लोग हैं जो मेंटली बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं क्योंकि इनको करेक्ट रास्ता नहीं मिल रहा और अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। तो इनके लिए कोई भी रिक्वायरमेंट ऊपर से नीचे तक ब्लर हो जाती है, सिर्फ एक नया ईमेल आईडी या नंबर इनको फ्लैश करता है। तो ये क्या करते हैं, ये उस स्थिति में होते हैं और डेस्परेशन की वो स्थिति हो चुकी होती है कि जहां जो भी कॉन्टैक्ट नया दिख रहा है, पेल दो प्रोफाइल अपनी। बट वो ये नहीं समझ रहे कि ये एक प्रोसेस है। Right. अगर मैंने रिक्वायरमेंट डाली है कि मुझे 22 to 26 ईयर ओल्ड एक फीमेल एक्टर कास्ट करनी है, आप अगर मेल हो तो आप जब मुझे वो रिक्वायरमेंट अपनी उस समय भेज रहे हो, मैं थोड़ी देख रहा हूं आपको, मैं तो कास्टिंग खत्म कर रहा हूं अपनी, जो एक फीमेल कास्टिंग की रिक्वायरमेंट है। आपके उस समय भेज देने पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। या आप फीमेल भी हो और आप 40 ईयर्स हो, हाउ आर यू फिटिंग इन टू द कैरेक्टर? राइट, पीपल टेक द फर्स्ट इंप्रेशन वेरी 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 लाइटली इन आवर इंडस्ट्री, जहाँ पे वो लोग भूल कर देते हैं। एक बार अगर आप कांटा मार दिए जाओ, वो कांटे को हटा के टिक करना बहुत इम्पॉसिबल है यहाँ पे। तो ऐसे लोग, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपने एग्जांपल दिया कि 40 इयर्स की किसी लेडी ने आपको भेजा, रिक्वायरमेंट थी 18 से 20 साल की लड़की की, तो अगर बाय चांस आपने वो देख ली प्रोफाइल, तो यू विल गेट ऑफेंडेड ना कि अरे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। ऑफेंडेड, देखिए रमेश, वही है ना, कास्टिंग डायरेक्टर बहुत फिजिकली ड्रेनिंग जॉब नहीं है, बट मेंटली एक्सट्रीमली ड्रेनिंग जॉब है। थैंक्स टू 80% ऑफ द इनफ्लो दैट वी गेट विच इज़ नॉट रेलिवेंट फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो आपको 2 बंदे तो फिल्टर करने बिठाने पड़ते हैं कि फिट है भी कि नहीं। उससे क्या होता है, इवेंचुअली आप सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इन सब पे रिक्वायरमेंट्स डालना आपको लगता है कि इट्स टू मच वर्क, बिकॉज सही वाले तो भेज नहीं रहे हैं या बहुत लिमिटेड नंबर में भेज रहे हैं, और 500 आपको मैसेजेस आ रहे हैं विच आर नॉट रेलिवेंट राइट नाउ। तो वही मैंने आपको बोला ना, घुमा फिरा के पेशेंस का गेम है। जहां बुलाए जाओगे वहां इज्जत होगी, जहां बुलाए नहीं जाओगे वहां बेइज्जती होगी। तो अगर अपनी इज्जत और सेल्फ रिस्पेक्ट अपने हाथ में होती है, आप वहीं अप्लाई करें जहां आपकी रिक्वायरमेंट में आप फिट हो रहे हो। एक कास्टिंग डायरेक्टर जब रिक्वायरमेंट डालता है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की, उस समय पूरी टीम वही कैरेक्टर ढूंढ रही है, करेक्ट, क्योंकि वो हमारे सर पे है और अर्जेंट है। ट्रू, उस समय चाहे आप एनएसडी के एक्टर हों, या चाहे आप एफटीआई के एक्टर हों, या चाहे आप मतलब ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस दे रहे हों, आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है उस समय। आप होल्ड करें और तब भेजें जब आपकी रिक्वायरमेंट हो, तब आपके चांसेस भी बढ़ेंगे, आपकी रैपो भी बनेगी हमसे, आपको हम ऑडिशन भी करेंगे, आपको बुलाएंगे भी, आपको पानी भी पिलाएंगे, आपको इज्जत भी देंगे। बट आप हमारी स्थिति सोचिए, जब हर रिक्वायरमेंट के लिए हमें 80% डेटा जिसके थ्रू हमें जाना पड़ता है वो हमें इररेलेवेंट मिले तो। और यही मैं अपने हर वर्कशॉप, हर इंटरव्यू, हर पॉडकास्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ कि अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना एक एक्टर के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना अपनी क्राफ्ट पे काम करना है। राइट, आप मत डेस्परेट दिखें, आप मत वहाँ भेजें अपना प्रोफाइल जहाँ फिलहाल आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। यस, जब हम रिक्वायरमेंट्स पे काम नहीं कर रहे होते तब हम ओपन है ना, आप भेजिए अपनी प्रोफाइल। अगर आप अच्छे होंगे तो हम आपको अपनी डेटाबेस में डालेंगे। बट उस समय जहाँ पे हम लाहौर ढूंढ रहे हैं और आप पिशोर हैं, वहाँ आके कोई पॉइंट नहीं है, आप अपना ही वक्त ज़ाहिर कर रहे हैं। राइट, ओके। तो कई लोग ऐसे भी हैं जो जिन्होंने व्हाट्सएप को मतलब बिकॉज फ्री है वो एक्सप्लॉइट करते हैं व्हाट्सएप को। तो मैं आपको अपना फ़ोन खोल के दिखाऊंगा तो रात को 12 बजे से सुबह 6 बजे तक मेरा फ़ोन बजना बंद नहीं होता, क्योंकि वो एक्टर उस समय फ्री है। व्हाट्सएप ही तो है। और प्रोफाइल्स आपने देखी हैं, प्रोफाइल्स मतलब 50-50 फोटोज,
3 पेज का राइटअप अपने बारे में, 50-60 MB के अपने ऑडिशन वीडियोस बस भेज देते हैं। किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर के फोन में उतनी स्पेस नहीं है ब्रो कि आपकी मतलब 500 MB की प्रोफाइल डाउनलोड करे व्हाट्सएप पे। ईमेल उसी लिए होता है, व्हाट्सएप पे भी आपको पूछना जरूरी है कि मैं क्या यहाँ प्रोफाइल भेज सकता हूँ, बट 2 बजे आप ये मैसेज तो करेंगे नहीं रात को कि मैं भेज सकता हूँ। तो आप एक काम करते हैं, आप भेज डायरेक्ट भेज देते देते हैं। तो एक्टर्स का मेंटालिटी ये हो गया है कि मेरी प्रोफाइल किसी तरह कास्टिंग डायरेक्टर के व्हाट्सएप पे पहुंच जाए। उसका ये एजेंडा नहीं रह गया कि कोई देख ले, कोई रिवर्ट कर दे, भेज दो, मेरा काम खत्म हो गया। इससे आपको लगता है कि आप काम कर रहे हो, आप अपना ड्यूटी कर रहे हो, बट आप ये नहीं देख रहे कि जस्ट बिकॉज और इंडस्ट्री अनऑर्गेनाइज्ड है इसका मतलब ये नहीं कि कास्टिंग डायरेक्टर की लाइफ नहीं है, या वो उसका पर्सनल जिंदगी नहीं है, या वो सोता नहीं है। राइट। सुबह से लेकर शाम तक का वक्त आपके पास है, वहां नहीं आप अप्रोच करोगे, आप भेजोगे 12 बजे के बाद, क्योंकि आप फ्री हो। आप फ्री हो। तो दूसरों ये का पर्सनल स्पेस आप ये गलतियां मैं भी करता था पहले, ये गलतियां मैं भी करता था, और मुझे सालों तक कोई रिवर्ट नहीं आए इन गलतियों की वजह से। बट जब आप समझते हो कि एक डेकोरम होता है, एक प्रोसेस होती है, यू हैव टू ट्रीट द अदर पर्सन ऑल्सो लाइक अ ह्यूमन बीइंग, एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट देयर स्पेस एंड टाइम। राइट। आप अगर जॉब करते हैं कहीं पे, क्या आप अपने बॉस को रात को 11:30 बजे मैसेज कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट। क्या आप संडे को सुबह अपने बॉस को 6 बजे फोन कर सकते हैं, सर मैं एक्टर हूं, कुछ काम चल रहा है क्या? तो आप कास्टिंग डायरेक्टर को क्यों करते हैं ये? हमें एक छुट्टी मिलती है हफ्ते की, जैसे सबको मिलती है, पर अगर उस दिन भी अगर आप हमें जीने ना दें, और अगर उस दिन भी हम फोन से दूर ना रह पाए, राइट। तो हम कैसे जिएंगे? एक क्वेश्चन था मेरे मन में, जो ऑडिशन आप लेते हैं जी। ऑडिशन लेने का प्रोसेस जो पैंडेमिक के पहले और पैंडेमिक के बाद क्या चेंजेस हुए हैं? बहुत जमीन आसमान का अंतर हो गया है। सबसे बड़ा अंतर यह है कि कोविड से पहले स्टूडियोज में जाके ऑडिशन होते थे, और यूजुअली मुझे याद है जब मैं ये करता था, एक ऑडिशन देने के लिए कम से कम नहीं तो 2.5 से 3 घंटे इंतजार करना पड़ता था। क्यों में? क्योंकि आपसे पहले 40 लोग और हैं, है ना? बाय द टाइम आपकी बारी आई, आप वैसे ही एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। राइट। फिर आपने जाके, मैं एक रिजर्व्ड इंसान हूँ ओवरऑल अपनी पर्सनल लाइफ में, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट और डिस्ट्रैक्टिंग होता है कि मैं 40 लोगों के सामने खड़े होकर कैसे परफॉर्म करूं, और वो भी कि जब 40 लोग शांत नहीं है, कोई अपना मरमर कर रहा है, किसी का फोन है, कोई मुझे देख के हंस रहा है, मैं कॉन्शियस हो जाता था। तो मेरे लिए बहुत अनकंफर्टेबल होता था वो सिचुएशन। फिर कहते हैं ना, जब आप करते रहो फिर आप बेशरम हो जाते हो। तो वो इवेंचुअली वही हुआ। कोविड के बाद ये हुआ है कि everything that we are doing today is based on your self audition. पहले, कोविड से पहले डायरेक्टर्स को बहुत प्रॉब्लम थी कि घर से क्यों कर रहे हो भाई, क्या छुपा रहे हो, आके परफॉर्म करो ना, कॉन्फिडेंस दिखाओ अपना। अब डायरेक्टर्स को ये एडवांटेज लगने लग गया है, क्योंकि एक एक्टर की वार्डरोब उसके 2 कदम पे है, एक एक्टर का सेटअप और कैमरा उसके पास है घर पे। आज एक एक्टर अपने घर पे अपने कमरे में ऑडिशन कर रहा है, जो उसका सबसे बड़ा कंफर्ट जोन है। राइट। उससे क्या हुआ है कि लोगों की परफॉर्मेंसेस बेटर होने लग गई हैं ओवर द टाइम। लोग क्लोजर टू द कैरेक्टर फिजिकली लगने लग गए हैं विजुअली आफ्टर अ टाइम। तो अब लोग वो मास्टर कर चुके हैं आर्ट, और अपने रिसोर्सेज को अपने बेनिफिट के लिए यूज कर रहे हैं। फर्स्ट राउंड हमेशा आपके घर से होता है। अगर वो इंपॉर्टेंट या प्राइमरी रोल है किसी फिल्म और वेब सीरीज का, तो सेकंड थर्ड राउंड आपका हमारे साथ होगा ही होगा बिफोर यू गेट द रोल। राइट। फर्स्ट राउंड हमेशा आप घर से करके भेज रहे हैं। तो मेरे जितने भी शोज आए हैं इन द पास्ट आफ्टर कोविड, वो सब ऑडिशंस मैंने घर से बैठ के दिए हैं, और आज भी 85% ऑफ द ऑडिशंस जो मैं कर रहा हूँ अपने एक्टिंग करियर में, वो मैं घर से ही बना के कर रहा हूँ। तो ये सबसे बड़ा चेंज है। इसका एडवांटेज ये हो गया है कि आप अपनी कन्वीनियंस पे, अपनी कंफर्ट जोन में आप परफॉर्म कर पा रहे हैं। इसका डिसएडवांटेज ये हो गया है कि जिस दिन आपको किसी कास्टिंग डायरेक्टर ने ऑफिस में बुला लिया, तो आप नर्वस हो जाएंगे, क्योंकि फेस टू आप फेस किया नहीं है। फेस टू फेस और कैमरे के आगे और लोग खड़े हैं आसपास, आप ओवरवेल्म हो जाते हैं। और स्पेशली विद द न्यू जनरेशन ऑफ एक्टर्स जिन्होंने कोविड के दौरान और कोविड के बाद शुरू किया है अपना काम, उन लोगों को तो, उनके लिए तो ऑडिशन इन पर्सन का कॉन्सेप्ट एलियन है। राइट। तो उनके लिए सामने परफॉर्म करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, एंड दे गेट। तो ऐसे एक्टर्स जब हम ऑडिशन करते हैं ऑफिस में,
तो हमें उनके साथ वक्त बिताना पड़ता है ऑडिशन से पहले, उनको आधा घंटा देना पड़ता है टू गेट फेमिलियर विद प्लेस, थोड़ा स्मॉल टॉक्स करना पड़ता है फॉर देम टू गेट अ लिटिल मोर कंफर्टेबल विद अस. अगर हम एक्टर को कंफर्टेबल फील नहीं करवाएंगे तो वो ऑडिशन रूम में रायता फैला देगा. हमारा काम बढ़ जाता है. राइट. तो हमारा मुद्दा रहता है कि आप कंफर्टेबल हो जाओ पहले. आपको 1 टेक लेना है, 2 टेक लेना है, 5 टेक लेने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप आराम से जम के करें. राइट. अब जब आप इस एक्टर को कंफर्टेबल कर देंगे तो कहीं ना कहीं वो अपनी परफॉर्मेंस पे कॉन्शियस नहीं होगा. राइट. तो आपका जो बेसिकली जब पेमेंट्स की बारी आती है, जी. पेमेंट्स की जब बात आती है, एक्टर्स की पेमेंट हो या आपकी खुद की पेमेंट हो, बहुत प्रोडक्शन बहुत हाउस से. सेंसिटिव और दुखती रग पे हाथ रख दिया है आपने. अगर कोई बॉडी होती है जो हमारी पेमेंट्स को गवर्न कर रही होती है और मेक श्योर करती हमें हमारा पैसा मिल जाए, तो आज शायद मेरे बॉम्बे में 2 घर होते और एक जैगवार नीचे खड़ी होती मेरी. तो जितना मेरा कटा है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब जितना पैसा मेरी एक्सेल शीट ने देखा है उसका 30% भी मेरी रियलिटी लाइफ में नहीं देखा है मैंने. तो ये तो है. और मैं नाम नहीं लूँगा, वो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनका अपना घर भरा हुआ है और अपने लोगों से मेहनत करवाने के बाद वो उनको उनके पैसे नहीं देते हैं. वो अपना नाम और अपनी पावर एक्सप्लॉइट करते हैं. बट आजकल थैंक्स टू सोशल मीडिया, आपने भी अगर रिसेंटली देखा हो राइट. तो एक बहुत बड़ी फिल्म को लेकर ये कंट्रोवर्सी हुई थी. Yes. और एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हुआ था. जी. उसके बाद अभी पता नहीं उनको पेमेंट मिली है नहीं मिली, बट अवेयरनेस तो क्रिएट हो गई हर जगह. आपने जो नाम बनाया है इतने सालों तक, वो 1 मिनट में लोग आपको क्वेश्चन करने लग गए, आपकी क्रेडिबिलिटी को. तो आजकल इन फिल्म मेकर्स को थोड़ा सा डरना चाहिए, या प्रोड्यूसर्स जो. बट क्वेश्चन ये है कि ऐसा करते हैं क्यों हैं वो लोग? अब यार वो तो उनको पता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं, बट गलत करते हैं जो ये करते हैं. क्योंकि मतलब हर कोई बहुत मेहनत करता है और हर किसी का घर इसी पैसे से चलता है. राइट. तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम करवा लेते हैं और जस्ट बिकॉज उनकी स्थिति खराब हो गई है वो आगे पैसा नहीं देते, या उनकी फिल्म को लॉस हो गया है तो उनको लगता है कि ये सब बेयर करेंगे. एक्चुअली प्रोड्यूसर की डेफिनेशन ना रमेश बहुत बदल गई है. पहले प्रोड्यूसर होता था कि उसमें कैपेबिलिटी होती थी कि अगर प्रोजेक्ट लॉस में भी चला जाए तो मैं अपनी टीम को पे करूं. Right. क्योंकि हम डेली वेजर्स हैं. हम 1 महीने में जो काम कर रहे हैं वो उसी से खा रहे हैं. ट्रू. आजकल प्रोड्यूसर्स को ये हो गया है कि जब तक पैसा आगे से नहीं आ जाता मैं क्यों पैसा दूं, मैं अपना पैसा क्यों दूं. तो प्रोडक्शन की डेफिनेशन बदल गई है बहुत, और ये कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को करप्ट कर रहा है. बहुत सारे लोग बोलते नहीं हैं इस डर के मारे कि काम चला जाएगा हाथ से या अगली बार काम नहीं मिलेगा. पर जब आप एक इंसान को इतना मजबूर कर दोगे कि उसको लगने लगेगा कि मतलब मैं हेल्पलेस हो गया हूँ, या मेरी कोई औकात ही नहीं है, या मैं मेहनत करने के बाद भी पैसा नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो उसके लिए एक ही आउटलेट है सोशल मीडिया. और वो लोग डालते हैं आजकल. तो आप सरप्राइज मत होइए कि अगर आपको 6 दिन बाद मेरे प्लेटफॉर्म पे भी कुछ दिखे, क्योंकि मैं भी बहुत सारे नॉन पेमेंट इश्यूज बैटल कर रहा हूँ अपने लिए. पूरी फिल्म के कास्टिंग करने के बाद मेरी 1 रुपए की फीस भी नहीं आई है. तो मेरे लिए वो अमाउंट मेरे ऑफिस का 5 महीने का रेंट है. पर बिकॉज नाम बहुत बड़े बड़े हैं, मेरे जैसा बंदा जो यहाँ का नहीं है, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है यहाँ पे, या मैं फिल्मी बैकग्राउंड को बिलोंग नहीं करता, हम थोड़ा सा डरते हैं. ऑल्सो बिकॉज मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है टू हायर अ लॉयर. जितना पैसा नहीं है उतना तो लॉयर ले जाएगा यार लड़ने का केस. राइट. तो मैं कहाँ जाऊँगा फिर. हमारी कोई एसोसिएशंस ही नहीं है जो इमीडिएट सोल्यूशन प्रोवाइड करें. एक्टर एसोसिएशंस भी जो हैं वो अपना समय लेती हैं, और वो भी रिजॉल्व सेटलमेंट पे होता है अक्सर. क्यों सेटलमेंट? मैंने अपने काम में सेटलमेंट करी है क्या? राइट. आपने मुझे 25 दिन काम करने को बोला, मैंने 20 दिन काम किया है क्या? 25 के 25 दिन ही किया है ना, तो किस बात की सेटलमेंट है? अगर आप में गुदा नहीं है पैसे लॉस बेयर करने का, तो बिजनेस क्यों शुरू करते हो? राइट. दूसरों को पागल बनाने के लिए. तो ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम है, और स्पेशली मुझे लगता है कि कोविड का जो सरप्लस अमाउंट लोगों के पास था उन्होंने बहा दिया है. अब जो मार्केट में है वो कोविड की एक्चुअल रिसेशन जो देखने को मिल रहा है वो अब देखने को मिल रहा है, जहां लोग अब चीटिंग पे उतर आए हैं.
कि काम करा के पैसा नहीं देते। राइट। तो कुछ एक्टर जो आपके थ्रू लॉक होते हैं, जैसे जी। आपने लॉक किया जी। तो वो उनको अगर एग्जांपल का पेमेंट ना मिले, नहीं, तो ये हमारा रूल है, हम जिस भी प्रोडक्शन के साथ काम करते हैं पेमेंट्स हम लेते हैं, और हम एक टाइमलाइन होता है पेमेंट का जो डिसाइड होता है काम लेने से पहले। या वो जब टाइमलाइन पूरा होता है उसमें उनको पेमेंट करना है, ताकि ऑल द एक्टर्स गेट देयर मनी दैट हैज़ बीन प्रॉमिस्ड टू देम। तो हम ये कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए एक बार अगर हम निकल गए इस पिक्चर से तो एक्टर पूरे प्रोडक्शन के धक्के खाता रह जाता है, उसको जवाब तक नहीं मिलता, ना उससे कोई बात करता है। राइट। हम बिकॉज काम करते हैं, हमारी एक सर्टेन गुडविल है मार्केट में, हमारी सर्टेन एक वर्क एक्सपीरियंस हमारे पास है मार्केट में, हमारे साथ पंगा लेते हुए शायद लोग एक बार डरे, ट्रू। कंपेयर टू अ न्यू कमर जिसके पास हाँ, कोई उसको तो- स्पेस ही नहीं है राइट राइट अपना आर्ग्यूमेंट आगे रखने की। राइट। तो हम ये कोशिश करते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द फंड जो फंड्स होते हैं वो हम एक टाइम फ्रेम में प्रोड्यूसर के साथ जो डिस्कस हुआ हुआ है उन टाइम फ्रेम में हमारे पास वो पैसा आए और हम एक्टर्स को पेमेंट टाइमली कर पाएँ। अक्सर यही इंटेंट रहता है, बट बहुत टाइम्स पेमेंट्स लेट होती हैं एंड दैट इज समथिंग दैट ऑल ऑफ अस आर स्ट्रगलिंग विद। सो हम एक ऐसी चीज टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ मैं आपसे, जो अभी करंटली हम देख रहे हैं, हम री रिलीजेस देख रहे हैं बहुत सारी फिल्म्स के। तुम्बाड़ हो गई, रहना है तेरे दिल में हो गई, और भी बहुत सारी फिल्म्स आई। तो क्यों अभी नई फिल्म बाहर क्यों नहीं आ रही? क्या डर है मन में? आप बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या डर है। तो मुझे लगता है ये री रिलीज का जो आया है सिस्टम, ये बहुत बहुत अमेजिंग है। ये ऐसी फिल्म्स हैं जिनको जब ये रिलीज़ हुई थी इनको ड्यू नहीं मिला, और इन्होंने तब पैसे कमाए नहीं बिकॉज ऑफ वट एवर द मार्केट सिनेरियो वॉज। अब फाइनली अगर ये री रिलीज़ का सिस्टम आ रहा है, प्रोड्यूसर्स की तो डेड आईपी है जो शायद फिल्म अच्छी थी लेकिन उस टाइम पे नहीं चल पाई, क्योंकि मे बी थॉट प्रोसेस और मेंटालिटी लोग अलाइन नहीं कर पाए। आज उनको एक फिर से मौका मिल रहा है टू मेक मनी। और आप देखिए तुम्बाड़ ने जो मचा रखा है अपने प्रमोशंस वगैरह में, दिस फिल्म इज एक्चुअली गोइंग टू ग्रॉस 100 crores और मोर, ये मेरा मानना है। तुम बिन दोबारा रिलीज़ हुई है, और बहुत सारी फिल्म्स रिलीज़ हुई हैं। क्या होता है ना कि बहुत सारी फिल्म्स अहेड ऑफ इट्स टाइम बन जाती है। जैसे मैं आपको एक परफेक्ट एग्जांपल दूं, अंदाज अपना अपना का। राइट। जब अंदाज अपना अपना रिलीज हुई थी, इट हैड 2 very big actors during that time. It was मतलब it's one of my most favorite films to go to whenever I'm low or whatever. It just lifts me up. आज वो फिल्म कल्ट बन चुकी है। तो मुझे लगता है अगर आज अंदाज अपना अपना फिर से रिलीज हो जाए तो आज वो नंबर्स बहुत नेक्स्ट लेवल करके जाएगी। Right. पर ये अच्छी बात है ना कि आपके पास चॉइस है कि आपको एक अच्छी फिल्म फिर से देखनी है थिएटर में, आप पैसे दीजिए और जाके देखिए। बट ये नई फिल्में क्योंकि है ही नहीं मार्केट में अभी, इसकी वजह से री रिलीजेस हो रही हैं, और जिसने भी सोचा कमाल का सोचा, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट दिस गिव्स द प्रोड्यूसर्स टू रिडीम and make money on a good product that did not make money when it was due to make money. राइट। सो ये एक और चीज़ भी बताता है कि कंटेंट को लेके एक चीज़ बताता है ये कि पहले जो कंटेंट बना, जैसे आपने बोला कि जब उनको ड्यू क्रेडिट नहीं मिला, और अभी शायद उतना अच्छा कंटेंट नहीं बन रहा है। जी। अगर नई फिल्म आएगी तो भी, जैसे स्त्री 2 के साथ हुआ, नई फिल्म आएगी अगर कंटेंट अच्छा तो डेफिनेटली लोग देखेंगे, प्यार देंगे मतलब मुझे फिल्म लगता है ना रमेश कि आपके पास आज घर पे बैठे बैठे वर्ल्ड सिनेमा है, तो आप आज एक सेंसिबल कंज्यूमर जो है कंटेंट का, वो अपना टाइम बहुत वैल्यू कर रहा है, क्योंकि उसके पास कोरियन ड्रामा भी है, उसके पास मलयालम फिल्म भी है, उसके पास साउथ की फिल्म भी है, उसके पास हॉलीवुड फ्लिक्स भी हैं। You want to spend your 1.5 hours or 2 hours watching a film and you want it to be worth it. नहीं तो 10 मिनट में टीवी बदल देना और चैनल बदल देना आपके हैंड पे है। Right. तो if you are not making logical or good content, no matter where you release it, it's not going to do well. तो ये यूजुअली मैंने देखा है बड़ी कमर्शियल फिल्म्स जो होती हैं, जो अपनी क्रिएटिविटी अचीव नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ द स्टार वैल्यू या जो भी आप बोलें, वो फिल्म्स थिएटर में नहीं चल रही हैं आज। चाहे वो 100 करोड़ की फिल्म हो, 90 करोड़ की हो, या 150 करोड़ की हो, अगर कंटेंट बकवास है तो बकवास है, पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं है देखने में उसको। तो दिस शुड टेल बॉलीवुड समथिंग दैट एट द एंड ऑफ इट, इट्स नॉट अबाउट बिग सेट्स, इट्स नॉट अबाउट ग्रेट कॉस्ट्यूम्स, इट्स अबाउट योर स्टोरी। देर आर अ फ्यू मेकर्स हु आर नाउ अपकमिंग, जैसे मैं पर्सनली TVF का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। Right. वो इसकी वजह से कि जब तक वो अपनी बाउंड स्क्रिप्ट को लेकर श्योर नहीं हो जाते, वो सेट पे नहीं जाते।
उनके लिए कहते हैं ना, स्क्रिप्ट इज किंग. कुछ मेकर्स हैं जिनके लिए स्क्रिप्ट किंग है. आधा बैटल आप जीत चुके हो अगर आपकी कहानी अच्छी है. बेस अच्छा है. आपका स्क्रीन प्ले और आपका एग्जीक्यूशन अगर स्टोरी का अच्छा है ऑन किताब लिखित में, तो आधा काम आपका हो गया. 25% काम आपका हो जाता है जब आप उसमें करेक्ट एक्टर्स डाल देते हो. बाकी 25% बचता है एग्जीक्यूशन पे. तो आप 75% रिस्क फैक्टर अपना ऑटोमेटिकली अपने हाथ में ले लेते हो बिफोर यू गो ऑन फ्लोर. मुझे लगता है बहुत सही चीज़ है. बट क्या होता है कि बहुत सारे पेरिफेरल्स हैं. फाइनेंसर चला जाता है टाइम से, पिक्चर शुरू नहीं होती तो एक्टर की डेट चली जाती है, तो बहुत सारे लोग शुरू करने के लिए शुरू कर देते हैं. और स्क्रिप्ट सेट पे लिखी जा रही होती है या सीन्स सेट पे डेवलप किए जा रहे होते हैं. वहाँ आप कैसे अच्छी फिल्म बनाएंगे जब आपके आइडिया ही क्लियर नहीं है. आप मतलब मैंने जिन लोगों के साथ काला पानी किया था, आई थिंक इट वॉज द मोस्ट लिबरेटिंग जॉब फॉर मी एज एन एक्टर, just to be around people who are extremely sure of what they want to achieve with every scene that they are executing. The actor knew it, I knew it, the director knew it, the assistant director knew it, the cameraman knew it. Everybody was on the same page and everybody was focusing on the same goal, which was to achieve a certain emotion out of the scene. When you have 50 hands working towards the same goal, it's easier to attain. बट मैं अलग टेंजेंट में हूँ, बड़ा एक्टर जो है वो अलग टेंजेंट में है, डायरेक्टर अलग टेंजेंट में है, डीओपी अलग टेंजेंट में है, तो आप अलाइन कैसे होंगे? और ऑडियंस आज की डेट में सीन को देख के पकड़ लेती है कि कितने पानी में हैं लोग और कितना थॉट थ्रू है ये सीन या नहीं है. हर पिक्चर के लिए हर एक सीन की महत्व उतना ही होता है जितना ओवरऑल क्लाइमैक्स का महत्व हो या इंट्रोडक्शन का महत्व हो. एक भी सीन या दो भी सीन अगर आपको लैग दिखे, आज कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है वो तुरंत ख़त्म हो जाता है. हमारी जो अटेंशन स्पैन है वो एक 5 साल के बच्चे की तरह हो गया आज की डेट में व्हेन इट कम्स टू कंटेंट. राइट. कचरा दिखाओगे हम बदल देंगे. तो मैं ऑनेस्टली बहुत बड़ी कमर्शियल फिल्म्स का फ़ैन हूँ नहीं. मेरी ऑनेस्टली लास्ट 2 साल से मेरे को ट्रेलर्स भी देखना मज़ा नहीं आता अब. क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मुझे कोई फिल्म देखनी है, मुझे वर्ड ऑफ माउथ अगर मिलेगा तो मैं देखने जाऊंगा. अगर 10 लोगों ने मुझे बोला ना कि ब्रो यू हैव टू वॉच दिस फिल्म, तो मैं जाऊंगा देखने. या मैं OTT पे भी अवेलेबल भी है तो भी मैं तभी देखूंगा. लेकिन अगर मुझे पता लग गया कि ये कमर्शियल फिल्म है, हल्के से रशेज इंस्टाग्राम पे देख के भी समझ आ गया कि इसमें कान यहाँ से पकड़ो या यहाँ से पकड़ो, बात वही होने वाली है, मैं अपना वक्त नहीं देता उस फिल्मों को आज की डेट में. और मेरे जैसे बहुत कंज्यूमर्स हैं. मैंने अभी लास्ट जो देखा है वो सेक्टर 36 देखी और आई वॉज ब्लोन अवे with first of all how simple the story was. It's based on true events. Yeah. And I was blown away with what the actors did with their performances. वो फिल्म में शायद मैं वॉशरूम भी यूज़ करने नहीं गया जब तक वो फिल्म ख़त्म नहीं हुई. I was so gripped. And I mean, I'll use this platform to tell the makers that we need more Vikrant Massis in our industry who have the versatility. From look at him in 12th Fail and you will feel so bad for that guy. But look at him in Sector 36 and he will send shivers down your spine. Right. This is what a good actor can do when the script is good. मैंने दोबरियाल जी को मैसेज किया, दीपक दोबरियाल जी को फिल्म देख के मज़ा आ गया मुझे. तो उन्होंने मुझे आगे से एक बात बोली कि पराग अगर लिखित में अच्छा मिल जाए ना तो मज़ा आता है. एंड आई होप मुझे ऐसे रोल आगे मिलते रहें. तो उनके लिए भी राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर लेकिन जितना काम मैंने आपका देखा है, आप कैरेक्टर को अपना बनाते हैं और आप अपने इनपुट्स बहुत देते हैं. कहते हैं हाँ मेरे इनपुट्स होते हैं बट मेरे पास बेस पे तो कुछ होना चाहिए ना. Right. तो अच्छी फिल्म कभी रुकेगी नहीं. अभी सेक्टर 36 का अवेयरनेस शुरू हुआ है, अभी बहुत सारे लोगों ने देखी नहीं है वो फिल्म क्योंकि OTT रिलीज है. Right. ये फिल्म अगले 5 साल तक हिस्ट्री में जाने वाली है. Vikrant will probably take all the awards possible for his performance. Because for a man like that who doesn't look intimidating, to play a serial killer with such conviction and ease just tells me how brilliant of a performer that he is. And I think बहुत कुछ सीखने को मिलता है सिर्फ अगर आप एज एन एक्टर उसका
एक अच्छे एक्टर को देखते हो ना परफॉर्म करते हुए भी, आपका दिल खुश हो जाता है. एंड बिकॉज विक्रांत कम्स फ्रॉम अ नॉन फिल्मी बैकग्राउंड, he becomes a hope for people like me that there is scope. There is scope to get a good part and to do a good performance, so that on basis of that you can be employed for the next film also. राइट. मैंने उनकी एक शॉर्ट फिल्म देखी. मतलब यूजुअली क्या होता है, मैं जब डिनर कर रहा होता हूँ तो इतना टाइम नहीं होता है, जस्ट हाफ एन आवर या तो उस टाइम पे कुछ शॉर्ट फिल्म लगा लेता हूँ. अमेजन मिनी पे बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स हैं, राइट. तो उनकी एक फिल्म है गधेड़ो करके, द डोंकी बेसिकली बोलते हैं. उसमें उन्होंने इतना ब्रिलियंट प्ले किया, जैसे आपने बोला ना, इवन फॉर अ शॉर्ट फिल्म ना, तो उन्होंने उस कैरेक्टर को ऐसा पकड़ा है ना कि नॉट फॉर अ मोमेंट यू फील के यू नो कि यू, मतलब एक होता है ना ग्रिप हो जाता है, जैसे आपने बोला, मतलब घुस जाते हैं कैरेक्टर में. एग्जैक्टली. वहां आपको लगता है कि ये इंसान एक्टर नहीं है, ये यही है. हाँ, वही तो बिलीवेबल पावर है सिनेमा की. और ये आपको दोनों तरफ से अफेक्ट करता है. अगर आप सिनेमा को यूज करते हुए कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहते हो और एक वैसा परफॉर्मर आके वो उस कन्विक्शन के साथ करता है, आप लोगों की थॉट बदल सकते हो यहाँ पे. तो मुझे कभी कभी लगता है कि जिन फिल्म मेकर्स के पास पावर है, रिसोर्सेज हैं, उनको क्या पड़ी है 100 करोड़ की फिल्म बनाने की. वो 10 करोड़ की अच्छी कहानियां क्यों नहीं बना सकते. एग्जैक्टली. और 10 क्यों नहीं बना सकते इंस्टेड ऑफ 1. कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बॉलीवुड हैज टू चेंज द वे they see filmmaking and they see films. Content has to be king, otherwise you will not stand a chance. Right. Whether you may be the biggest production house in the country, but if you don't make good content, and as I told you from initially, that if you don't adapt with the changing consumer, people are not interested anymore in you then. Right. I also feel कि वो लोग ना शायद they take audience for granted, because I've seen two major films, two big films in fact, जहाँ पे उनका रीजनिंग ये था, जब वो फिल्म टैंक हो गई, मतलब बेसिकली टैंक तो नहीं बोलेंगे बट अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो द रीजनिंग बिहाइंड द बैड डायलॉग्स वर दैट वी वर कनेक्टिंग विद जेन जी, वी वर मेकिंग इट रिलेटेबल फॉर द यू नो यंगर ऑडियंस. बट इफ़ यू सी, लोग आजकल यंगर ऑडियंस भी या जेन जी भी बहुत स्मार्ट है, तो उनको डायलॉग, अच्छे डायलॉग चाहिए. हमसे 10 गुना आगे हैं Gen Z. राइट. तो अगर हम फिर भी छोड़ देंगे कुछ गलतियां, वो तुम्हारे घर आके तुम्हें बताएंगे कि तुमने ये गलती करी है. राइट. तो आप किसको प्लीज करने की कोशिश कर रहे हो, वो तो सबसे डिफिकल्ट टू प्लीज है. तो ये तो ऑन अ मार्केटिंग लेवल ही गलत चीज है. लेकिन एट द एंड ऑफ इट, अच्छी कहानी होती है और खराब कहानी होती है. मैं मानता हूं कभी कभी लिखित में जो अच्छा साउंड करता है उसको एग्जीक्यूट करना एक अलग कहानी है. राइट. कभी कभी एग्जीक्यूशन एट पावर नहीं हो पाती. बट मुझे लगता है कि अगर बेस लेवल पे आप स्ट्रांग हो और आपकी कहानी अच्छी है, बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी होती है कि वो एग्जीक्यूट अच्छे से होगी. लेकिन अगेन वो रीजन में फिर भी आप जाने देते हो कि चलो ठीक है, मे बी अ लिटिल बैड एग्जीक्यूशन बट द स्टोरी इंटेंट इज राइट. बट जब आपकी स्टोरी में कुछ है ही नहीं, और वो स्टोरीज हैं जो 10 बार हम देख चुके हैं पहले, तो वो किसके पास टाइम है आजकल वो देखने का दोबारा. ट्रू. You know, I would rather put in Andaz Apna. Watch that, yaar, because I enjoy it. And it's comedy and it's light. It takes your mind off the problems that you're facing in life. Why would I watch a romantic comedy where people are still dancing behind a tree? Right. We've come way ahead of that now. Yeah. You know, I remember when I watched this movie called Brahmastra. जी. Right. तो बहुत लोगों ने उसको ट्रॉल किया because of the content, dialogues and all that. But I particularly liked the concept. But not the dialogues part. जी. So I was defending the film on different, conversation with friends and all that. तो जो उनका concept था, basically what I observed is शिवा एंड शक्ति का कॉन्सेप्ट था, जो बेसिकली देखी नहीं आपने. तो जो रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर है और जो आलिया भट्ट का कैरेक्टर है, वो शिवा और शक्ति का कॉन्सेप्ट था, विच दे वांटेड टू पोर्ट्रे, बट दे गेव सच डायलॉग्स. लाइक उसमें एक ऐसा डायलॉग था कि उसका ईशा नाम होता है आई थिंक शायद, तो ईशा तुम मेरी बटन हो, लाइक दिस इज द डायलॉग. सो दे वॉन्ट टू से कि जब भी वो उसके पास होती है तो ही फील्स हिज एनर्जी, लाइक जो उसका पावर होता है फायर का ना, तो वो उसको तब फील होता है जब वो उसके पास होती है. तो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ शिवा एंड शक्ति, बट यू आर गिविंग सच अ मेडिक्योर डायलॉग कि तुम मेरा बटन हो, तो उस पर इतना उनका मजाक उड़ा. तो माई पॉइंट इज कि आप ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्म बनाते हो, आई वुड नॉट लाइक टू नेम, बट मैंने नाम दे दिया है, नाम ले लिया है अभी. ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्म बनाते हो, आदि पुरुष जैसी फिल्म बनाते हो, जहाँ पे आप हनुमान जैसे कैरेक्टर को आप ऐसे डायलॉग्स बोलते हो, एंड यू फील दैट कि हम ऑडियंस जेन जी को कनेक्ट कर रहे हैं. तो जेन जी तुमसे बहुत स्मार्ट है,
मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जैसे आपने बोला कि वो आप तुमको तुम्हारे घर में आके बताएंगे कि तुमने क्या मिस्टेक करी है. सोशल मीडिया किसी को नहीं छोड़ रहा है रमेश. अगर आप ऐसी गलतियां कर रहे हैं तो आपको 50,000 लोग ट्रोल भी कर रहे हैं. राइट. आपका ये है कि आप एटलीस्ट उससे सीख के ब्रह्मास्त्र 2 में ये सब ना करें. तो कहने की बात वही है कि ब्रह्मास्त्र was a very larger than life idea Right. when it was in inception. Yeah. And hats off to Ayan to be able to pull that scale. Right. है ना? Absolutely. But at the end of it, not every film will do well. He's the same director who gave a brilliant film like Ye Jawani Hai Diwani. Yeah. Yeah. Who gave a brilliant film like Wake Up Sid. Yeah. ठीक है, मतलब आप अच्छे डायरेक्टर हैं, आप प्रूव कर चुके हैं, बट हर प्रोजेक्ट चले ये जरूरी नहीं है. Right. Agreed. I applaud his courage to attempt, Yeah. Yeah. Absolutely. but at the end of it, not everything will work. A mythological subject, again, you're dealing with limited audience. You know, you're dealing with a certain amount of people who like to consume mythological content. I feel Gen Zs overall are not interested in that. You know, they are more के आजकल का क्या हो रहा है. पुराने अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे these things will. No, but the thing is, if you connect, like उस मूवी में भी क्या हुआ कि they took a concept of ब्रह्मास्त्र जी. and they try to put it in the contemporary world, right? जब आप Gen Z को कनेक्ट करना चाहते हो तो you have to do that. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं माइथोलॉजी लिखता हूँ तो मेरी स्टोरीज में भी माइथोलॉजी स्टोरीज रहती हैं, मतलब हमारे पुराणों से कहानियां रहती हैं, बट आई ट्राई टू कंटेंट में आज के वर्ल्ड में, राइट? दैट्स हाउ द ऑडियंस कनेक्ट्स इट, राइट? कि मेरे लिए इसमें क्या है. Then I think then it has to be smartly done to a point where you at least understand your target audience. राइट. आप और उनकी गलती नहीं है जब वो उस स्केल पे बैठते हैं ना, उनकी इंफॉर्मेशन इज लिमिटेड टू द पीपल अराउंड देम. करेक्ट. ये मैंने देखा है अक्सर. जो कॉर्पोरेट्स हैं बड़े बड़े या जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं बड़े बड़े, वो लोग निकल के आराम नगर में नहीं आ रहे हैं, वर्सोवा में नहीं आ रहे हैं. वो लोगों को ग्राउंड रियलिटी नहीं पता है. उनके लिए रियलिटी वो है और उनके लिए एनालाइजेशंस और रिसर्च वो है जो उनकी टीम मेंबर्स उनको बता रहे हैं. करेक्ट. कहीं ना कहीं उनकी इन्फॉर्मेशन लिमिटेड है, तो उसके हिसाब से जो उनको वो ठीक लगता है वो कर देते हैं. कभी कभी वो चल जाता है, कभी कभी वो बॉम्ब हो जाता है. बट उन लोगों को ना तो स्ट्रगल्स पता है ग्राउंड लेवल्स के, ना उनको ये पता है कि ऑन अ ग्राउंड लेवल ये कैसे ऑडियंस के साथ रिलेट इससे कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. उनकी इंफॉर्मेशन लिमिटेड है इन देयर सर्कल. अब आप अगर एक इंसान जो धारावी में रह रहा है उससे उसकी ज़िंदगी के संघर्ष पूछेंगे और एक इंसान जो वर्ली सी फेसिंग में रह रहा है उससे पूछेंगे तो संघर्ष बहुत अलग अलग हैं. उसकी प्रॉब्लम्स वर्ली वाले की थर्ड वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होंगी जो सब कुछ होने के बाद भी तकलीफें हैं उसको. धारावी वाला बंदा बेसिक्स के लिए लड़ रहा है अपने, है ना. तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स और यहाँ की प्रॉब्लम्स बहुत अंतर है. उन लोगों को यहाँ की प्रॉब्लम्स पता ही नहीं है और आप कनेक्ट मासेस से करना चाह रहे हैं. तो यहाँ पे वो गैप आ जाता है जहाँ आप कितनी भी रिसर्च कर लो, कितनी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्च लो, इवेंचुअली जब तक द डिफरेंस बिटवीन अ कमर्शियल डायरेक्टर एंड समबडी लाइक एन इम्तियाज अली इज दिस दैट इम्तियाज सर गेट्स इनटू द ग्राउंड रियलिटी. अब चमकीला देख लीजिए आप, कमिंग फ्रॉम अ डायरेक्टर हु इज नॉट इवन फ्रॉम दैट area or generation for that matter. Right. You see the authenticity what Chamkila got. Music, dialogues. Yeah. Because he got into the detail of what this guy was. वहाँ आपको फॉल्टर नहीं हुए वो बिल्कुल भी. चमकीला में मुझे एक जगह भी नहीं लगा कि मैं कुछ ऑफ बीट देख रहा हूँ, या मुझे लगा मैं उस कहानी में इन्वॉल्व और इंग्रॉस्ड हो चुका हूँ. तो वहाँ उनकी प्री प्रोडक्शन और उनकी स्टडी एज अ डायरेक्टर बहुत मायने रखती है कि वो फिल्म रिलेट कर पाएगी ऑडियंस के नहीं कर पाएगी. वो गए पंजाब, वो वहाँ रहे, वो मिले, उनकी फैमिली से मिले, उनकी पुरानी तस्वीरें देखी, उनके बारे में सुना. उनका पूरा 1-1.5 साल का रिसर्च है फिल्म के पीछे. राइट. और उनका यही था कि अगर दिलजीत प्ले नहीं करेगा तो ये फिल्म बनेगी नहीं. आप समझ रहे हैं. तो हर चीज़ को लेकर आपका एक प्लान और कन्विक्शन होनी चाहिए और आपकी ग्राउंड लेवल पे स्टडीज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए अगर आपको एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना है तो. नहीं तो प्रोडक्ट तो सब बना रहे हैं. हमारे बॉम्बे में रोज के रोज फिल्म बन रही है. अब वो रिलीज हो रही है नहीं हो रही वो अलग कहानी है. आधे से ज्यादा लोग अपने घर पे शॉर्ट फिल्म शूट करके यूट्यूब पे डाल देते हैं, रिलीज तो वो भी है. राइट. पर आप कितने लोगों को पुल कर पा रहे हो अपनी स्टोरी में, कहानी तो वही है.
जितनी डिटेलिंग में आप काम करोगे अपनी स्टोरी पे, राइटिंग पे, अपनी रिसर्च पे, उतना ही आपको एडवांटेज या रिस्क आपका कम होता रहेगा फिल्म बॉम्ब करने का। हम फ्रेंड्स जस्ट जब आपस में फिल्म मेकर्स फ्रेंड जब आपस में डिस्कस करते हैं तो ये बात होती है कि यार जैसे किसी फिल्म का ट्रेलर आया या ऑब्वियसली हम जज नहीं करते जी। लेकिन डिस्कशन तो होता ही है बीइंग अ फिल्म मेकर कि course. कैसे बनाया है, क्या करा है। तो हमें लगता है कि यार ये क्या मतलब कर रहे हैं। अगर हमें पता चल रहा है, हम ऑब्वियसली प्रो नहीं है ना, हम भी स्टार्ट ही कर रहे हैं, अगर हमें पता चल रहा है कि दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, मतलब ये देख के ही पता चल रहा है, तो जो लोग बना रहे हैं इतने टाइम इतनी मेहनत कर रहे हैं, ऑब्वियसली देयर गोज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन मेकिंग अ फिल्म, राइट? तो उनको नहीं पता चल रहा है क्या? एंड सेकेंडली व्हेन ऑब्वियसली अभी ऑफ लेट बहुत लोगों ने साउथ का कंटेंट ऑब्जर्व करना चालू किया है OTTs पे, या अभी रिसेंटली अभी विजय सेतुपति सर की फिल्म आई थी वो भी देखी लोगों ने, महाराजा, राइट? तो लोगों का एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। करेक्ट है। तो आप मीडियोकर कंटेंट नहीं बना सकते, आपको स्ट्रेट अवे रिजेक्शन ही मिलेगा। आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई बॉलीवुड इज फेलिंग। सही बात है, आप सही कह रहे हैं। बट ये जो आपने पहला पॉइंट रखा, जैसे मैंने आपको बोला ना कि उनका सर्कल होता है एक, मैं इन बड़े बड़े लोगों के बीच में कुछ समय रह चुका हूँ, राइट। तो इनकी बातें सुन के समझ आता है कि इनकी इन्फॉर्मेशन जो इन तक पहुँच रही है वो बहुत फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन है। और जहाँ एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर या डायरेक्टर या प्रोडक्शन वाले के साथ आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश करते हैं तो उसके आसपास वाले आपको चुप करवा देते हैं, क्योंकि वो एक बबल में रह रहे हैं, उनको नहीं पता। अब आप सरप्राइज हो जाएंगे कि हर फिल्म बड़ी रिलीज होने से पहले इंडस्ट्री स्क्रीनिंग की जाती है, इंडस्ट्री वालों को दिखाया जाता है। बट कहते हैं ना कि कोई आपके मुंह पे ये नहीं बोलेगा कि गंदी फिल्म गंदी फिल्म, राइट। कुछ लोग होंगे जो अपनी गलती एक्सेप्ट करके बोलेंगे यार ये। और आप बड़े बड़े एक्टर्स को देख लीजिए, वो फिल्म जब इंडस्ट्री स्क्रीनिंग होती है, आपको अपना काम देख के या आपको फिल्म देख के समझ आ जाता है कि मैं कितने पानी में हूँ। तो बहुत सारे बड़े एक्टर्स जो फिल्म्स अच्छी नहीं हैं उनको प्रमोट ही नहीं करते, अगर वो उसका पार्ट है भी तो, क्योंकि उनको तो पता है। बट क्या होता है कि अब 20 करोड़ का प्रोडक्ट बन गया, अब घर पे अपने परिवार के साथ DVD पे तो देखोगे नहीं, चांस तो लेंगे रिलीज का। यहाँ पे वो लोग फिर OTT, अगर बड़ा स्टार है तो OTT को सेल करने की कोशिश करते हैं आउटराइट, वहाँ पैसा सेव कर लिया अपना। और ड्यूरिंग कोविड OTT बहुत बड़े बड़े पैसे दे भी रहा था इन लोगों को, क्योंकि स्टार पावर थी। अब OTT ने खींच लिया है। अब अगर कंटेंट अच्छा नहीं है, डोंट वांट इट। अगर सिनेमा रिलीज नहीं है, डोंट वांट इट। अब चीज़ें बहुत बदल गई हैं और बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है फॉर अ बैड फिल्म और अ मीडियोकर फिल्म टू सी द लाइट ऑफ द डे, टू बी ऑनेस्ट। बट डोंट यू थिंक ये जो OTT ने किया है अभी कि थिएटर रिलीज के बाद ही आओ हमारे पास, तो इसने जो न्यू फिल्म मेकर्स हैं, बेसिकली इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं, जिनके पास पहले एक ऑप्शन था डायरेक्ट OTT के पास जाने का, उनके लिए मुश्किल हो गई है? देखिए, जब से कॉर्पोरेट आए हैं, इंडिपेंडेंट फिल्म डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की ज़िंदगी तो वैसे ही हराम हो चुकी है, क्योंकि आप बहुत सारी हमारे पास कास्टिंग्स आती हैं जो नए प्रोड्यूसर्स, नए डायरेक्टर्स हैं, फंडिंग है, सब कुछ है। अगर हम किसी OTT के पास जाते हैं या हम किसी से बात करते हैं, वो बोलते हैं बड़ा एक्टर लाओ। बड़े एक्टर के पास जाते हैं वो बोलते हैं OTT लाओ, हाँ, या बड़ा डायरेक्टर लाओ। राइट। बड़े डायरेक्टर के पास जाते हैं तो बोलते हैं रिलीज का होंगी, OTT का इंटरेस्ट लाओ। जो छोटे फिल्म मेकर्स और न्यू फिल्म मेकर्स हैं वो तो फिल्म बना ही नहीं पा रहे हैं। और आप मानेंगे नहीं, मतलब अच्छे एक्टर्स की फिल्म्स, मेरी खुद की कास्ट करी हुई बहुत सारी बन के पड़ी हैं। जितने में बनी, OTT ने अब उतना पैसा भी देना बंद कर दिया है जितने में बनी। तो कोई प्रोड्यूसर लॉस में थोड़ी काम करने के लिए बैठा है। एट द एंड ऑफ इट, आपको कुछ पैसा तो कमाना है। अगर आपने 1 साल एक फिल्म में दिया है तो यू वांट टू मेक सम मनी आउट ऑफ इट। बट अगर आपको कॉस्ट भी ना मिले तो आप कैसे घर कैसे चलाओगे अपना? तो एट द एंड ऑफ इट, हर 3 से 4 साल में इंडस्ट्री डिसरप्ट होती ही होती है, फॉर वॉट एवर रीजन्स। अभी का जो डिसरप्शन का टॉपिक है वो OTT का है, क्योंकि OTT ने डिसरप्ट कर दिया है पूरी इंडस्ट्री को। OTTs ने स्पेशली लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स जो हैं और बड़े एक्टर्स जो हैं, उनकी हैबिट बहुत ख़राब कर दी है। इतना पैसा दिया है उन लोगों को कि उनका एक रेट सेट बन गया है दिमाग में, उनकी रेट लिस्ट बन गई है कि यार इतना तो मैं ले चुका हूँ, अब तो इसके ऊपर ही लूँगा ना। आज की डेट में वो कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा। तभी आप देखेंगे जितने टॉप 3-4 एक्टर्स हैं, उनकी मेजॉरिटी ऑफ द फिल्म्स उनके खुद के प्रोडक्शन से आ रही है, क्योंकि किसी के पास पैसा नहीं है 100 करोड़ देने को, किसी अफोर्ड नहीं कर पा रहे कोई।
वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे इज वन थिंग. सेकेंड इज जो क्रिएटिव स्क्रिप्ट का जो क्रिएटिव मुद्दा है, बड़े नाम के आने से वो कहीं ना कहीं सफर करता है. करेक्ट. तो लोग धीरे धीरे, मुझे जो लगता है अगले 4-5 साल में बड़े सेंसिबल डायरेक्टर्स जो हैं वो इवेंचुअली विल कम डाउन टू स्मॉलर स्केल्ड कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा एंड फिल्म्स. वहां से वो लोग 10 फोल्ड्स कमाएंगे. और वही ट्रेंड आ रहा है अभी. जो अच्छी चीजें हैं उसके आप सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, सीजन 4, सीजन 5 देखते रहेंगे. मिर्जापुर सीजन 3 आ गया, फैमिली मैन सीजन 3 शूटिंग हो रही है. अच्छे जो शोज हैं ना वो रुकेंगे नहीं, लेकिन जो मीडियोकर कंटेंट है वो चलेगा नहीं अब. राइट. लेकिन जो बीच वाला फिल्म मेकर है जिसके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, उसका स्ट्रगल यही है कि सिनेमा तक फिल्म को कैसे ले जाया जाए, क्योंकि बनाना मेरे मायने में फिर भी आसान है. उसको रिलीज करके ऑडियंस को दिखाना एक अलग आर्ट और एक अलग स्ट्रगल है, जहाँ पे अगर आप कनेक्टेड नहीं हैं करेक्ट लोगों से तो आप फिर मतलब वो प्रोडक्ट लेके घूमते रहेंगे और कोई दिखाएगा नहीं वो प्रोडक्ट. मतलब कनेक्शन बहुत जरूरी है अगर इफ यू वांट टू रिलीज योर फिल्म, राइट. कॉर्पोरेट्स है ना यार, एट द एंड ऑफ इट कॉर्पोरेट्स में रेफरेंसेस, कनेक्शंस ये बहुत ज़रूरी हैं स्पेशली. और क्या होता है जब अगर आप एक कॉर्पोरेट हैं, आपके पास मैं एक फिल्म लाया हूँ जिसमें मैं पैसे लगा के रेडी करवा चुका हूँ, आपको पता है कि मेरे को बेचनी है तभी मैं आपके पास आया हूँ, तो आपका अपर हैंड तो वैसे ही हो गया ना. आप तो बोलोगे मैं 5 करोड़ की जगह 2 करोड़ ही दूंगा, बोलो. वो हर जगह जाएगा, उसको प्राइस नहीं मिलेगा जो उसने लगाया है. अल्टीमेटली 2 करोड़ पे आएगा. इवेंचुअली या तो वो छोड़ देगा फिल्म मेकिंग, या वो 2 करोड़ ले लेगा और लॉस बेयर कर लेगा, लेकिन फिर उसके बाद उसके पास करेज नहीं होगा दूसरी बनाने का. यहाँ ये जो फिल्म मेकर जो मुझे लगता है कि गोल्ड हो सकते हैं आगे जाके, वहाँ उनका जर्नी रुक जाता है. व्हाट इज द वे आउट अगर कोई इंडिपेंडेंट फिल्म द वे आउट इज के फेस्टिवल्स फिल्म फेस्टिवल्स का ट्रेंड शुरू हो गया है. आप देखिए एलिफेंट विस्परर, चेलो रे, ये सब मतलब ये दोनों फिल्में जो हैं ये बहुत लो बजट की फिल्म्स हैं. दीज आर मोर लाइक डॉक्यूमेंट्रीज. सो यू कैन इमेजिन मे बी दे स्पेंट अ कपल ऑफ लाख रुपीज फिल्मिंग द होल फिल्म. बट नाउ व्हेन इट रीचेस ऑस्कर्स, और नाउ forget the Oscars, now when it reaches a Cannes Film Festival or another film festival and they're able to get a nomination, that butterfly comes in. Right. You have 3 butterflies on your film poster. OTT will come to your house and say how much do you want for this film. तो बहुत सारे फिल्म मेकर्स का रास्ता ये हो गया है कि फेस्टिवल्स में चला दो, नॉमिनेशंस ले लो, इवेंचुअली द OTT will come to you if it's a good film. Right. तो वो एक रास्ता है. और दूसरा यही है कि आप रिस्क फैक्टर आपके लिए ज़्यादा होता है कि आप अपने प्रोड्यूसर का पैसा लगवा रहे हो, आप पूरी फिल्म कंप्लीट कर रहे हो और फिर आप ट्राई कर रहे हो कि वो बिके ना बिके. अगर वो एक्सेप्शनल प्रोजेक्ट नहीं है और एग्जीक्यूशन एक्सेप्शनली नहीं हुआ है तो आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे. तो पहले 2 प्रोजेक्ट्स में भी आप ब्रेक इवन पे बेच पाओ. तो वो एक लॉन्गर स्ट्रगल हो जाता है. एक फिल्म को बनाने में 1 साल, 2 फिल्म को बनाने में 2 साल, तीसरे साल शायद आप अपनी तीसरी फिल्म के साथ कुछ पैसा कमा पाओ. तो हम लास्ट सेक्शन, पॉडकास्ट के लास्ट सेक्शन पे आ गए. आपका एक पर्सनालिटी और है, आपके बारे में पढ़ा है, सुना है कि आप एनिमल लवर हैं. जी. तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, कैसे ये मतलब ये फीलिंग आई एनिमल लवर की, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ? जब मेरी आंखें खुली थी और मैं इस दुनिया में आया था तो मेरे सामने एक डॉग था, और मैं हमेशा से, मेरी फैमिली भी एनिमल लवर रही है और हमेशा से मैं जानवरों के आसपास रहा हूँ. पहले हमारे पास रैबिट्स होते थे, हमारे पास बर्ड्स होती थी, हमारे पास डॉग्स होते थे, मेरे अंकल थे उनके पास 14 कैट्स होती थी. तो मैं पला बड़ा हूँ. और मुझे लगता है ना रमेश कि हर एक ह्यूमन बीइंग जब पैदा होता है तो कंपैशनेट ही होता है. राइट. हमारे पेरेंट्स हम में डर डालते हैं जानवरों का, तो हम जाके उनको डिसलाइक करना शुरू करते हैं. काट लेगा, ये कर लेगा, हाथ मत लगाओ, गंदा है ना, ये सब होता है. मुझे तो लगता है कि मेरे को कोविड नहीं हुआ, टचवुड. मुझे लगता है कि मुझे कोविड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं जानवरों के आसपास रहता हूँ. मेरी बॉडी यूज्ड टू है वो जर्म्स और उसके, तो मेरा सिस्टम स्ट्रांग है. पर आज भी वैसे लोग हैं जो बोलते हैं कि आप खाना मत खिलाओ जानवरों को, आप अंदर मत आने दो बिल्डिंग में. अब बारिश होती है बॉम्बे में 3 महीने, डॉग्स डोंट लाइक रेन, तो अक्सर वो शेल्टर लेने के लिए टेम्पररीली किसी बिल्डिंग में घुस जाते हैं. I work very closely with PFA, I work with PETA, I work with an organization called Yoda, Pause. I'm an active volunteer when I'm not working. और मुझे इंसानों से उतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना मुझे जानवरों से पड़ता है. ये जस्ट मेरी फितरत है. जितनी एनिमल क्रूअल्टी हमारे देश में होती है,
चाहे वो किसी जानवर का रेप हो या किसी जानवर को अधमरा करके मार दिया हो क्योंकि वो भौंका। ये चीज़ें देखने के बाद आपका कहीं ना कहीं 3 या 4 दिन तक आपके दिमाग से वो चीज़ें निकलती नहीं हैं। तो हमारे देश की जो स्थिति है इन टर्म्स ऑफ टेकिंग केयर ऑफ आवर कम्युनिटी एनिमल्स, वो बहुत ही पैथेटिक स्टेट में है। 1947 में एक आर्टिकल बना था जिसमें कि लिखा गया था कि अगर आपने एक एनिमल के साथ क्रूअल्टी करी, आपने किसी को ज़बरदस्ती मार दिया, तो आपको 50 रुपए का फाइन भरना पड़ेगा। 1947 से आज हम 2024 में हैं, वो रिफॉर्म नहीं किया गया है। आज भी अगर आप किसी जानवर को मार देते हैं बिना उसकी गलती के, तो आपको 50 रुपए का फाइन है। तो जब तक आप ये फाइन्स को, तो हम लोग सालों से लड़ रहे हैं ये रिफॉर्म के लिए। हैशटैग है नो मोर 50 इसका, और सारे कम्युनिटी फीडर्स और एनजीओज इसके लिए लड़ रहे हैं कि यहाँ एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं खुद अपने एक्सपीरियंस में लोगों से लड़ चुका हूँ, लोगों से फिजिकली फाइट में आ चुका हूँ। They have beaten up an animal just because that animal was doing what it's supposed to do. If a dog will not bark, what the fuck will it do? हर जानवर को पता है, चाहे वो टाइगर हो चाहे वो लायन हो, कि ह्यूमन बीइंग्स आर ऑन द टॉप ऑफ द ह्यूमन चेन। दे डोंट वांट टू मेस विद अस, दे वांट टू स्टे अवे। बट अगर आप किसी जानवर के में जाके उंगली करोगे तो वो अपना डिफेंस नहीं करेगा। डेफिनेटली। So these are constant struggles that an animal feeder or an activist deals in our country, जहाँ पे there are no government associations or there is no government grant or there are not enough shelters, there are not enough people who are looking after animals. तो इंसान मुझे लगता है कि थोड़ा सा ग्रीडीनेस की तरफ और अपने खुद सेल्फिश होता जा रहा है जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। ना तो हमें एनवायरनमेंट की दिक्कत कोई परवाह है, ना हमें पोल्यूशन की कोई परवाह है। हमारी ज़िंदगी कैसे निकल रही है हमें सिर्फ उसी की परवाह है। अगर आप किसी कम्युनिटी एनिमल को नहीं खिलाएंगे ना, इवेंचुअली वो जाके भूख के लिए काटेगा ही किसी को, या एग्रेशन में किसी से खाना छीनेगा। तो ये जो नॉन एनिमल, ये जो एनिमल हेटर्स हैं या नॉन एनिमल लवर्स हैं, इनको ये नहीं समझ आ रहा कि अगर एनिमल लवर्स ने फीडिंग करनी बंद कर दी तो ये जो इंस्टेंस होते हैं बाइटिंग के, ये कितने बढ़ जाएंगे। अगर एक जानवर का पेट ना भरा हो, इंसान का अगर पेट ना भरा हो और उसकी परिवार को उसको पालना हो, तो वो क्या करेगा? क्रिमिनली बनेगा ना इवेंचुअली। राइट। डॉग्स को अपने, अगर आप उनको खाना ही नहीं खिलाओगे और आप अगर फीडर्स को भी रोकोगे खाना खिलाने के लिए, इवेंचुअली दिस विल कॉज अ लॉट मोर प्रॉब्लम देन इट इज करंटली हैपनिंग टुडे। तो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जब तक हमारी गवर्नमेंट हमारा इस चीज़ में रिफॉर्म लाने में मदद नहीं करती, हर एक इंसान को कम्युनिटी एनिमल्स का ध्यान देना चाहिए ताकि वो फेमिलियर रहें ह्यूमन बीइंग से, और ये बाइटिंग इंसिडेंट्स और ये जो बैटल हो रहा है ह्यूमन और एनिमल में, ये कम हो जाए। क्योंकि यू आर टेकिंग केयर ऑफ देम और यू आर गिविंग देम अ डेजिग्नेटेड स्पॉट वेयर दे कैन बी फेड। तो ये सबको खुद ही सोचना पड़ेगा। आप ये सोचें कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कम्युनिटी एनिमल्स के तरफ, तो यू आर बीइंग वेरी सेल्फिश। तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं। बट व्हाट वी हैव टू से अबाउट दोज, जो मैं आजकल बड़ा इंस्टाग्राम पे भी रील्स वगैरह देखते हो आप, तो उसमें देखते हो कि जस्ट टू वो इंगेजमेंट लेने के लिए, रीच लेने के लिए, दे जस्ट मेक फन ऑफ एन एनिमल और उसको परेशान करेंगे कुछ डॉग को, एंड दे विल गेट मिलियन ऑफ व्यूज। ऐसे वीडियो ज़्यादा चल रहे हैं। बट आप देख लीजिए, इतिहास गवाह है कि अब से 2-3 साल पहले से जो भी एनिमल क्रूएल्टी कर रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है और उसको बोस्ट कर रहा है, जॉन इब्राहिम तक लेकर, आप अगर जॉन का इंटरव्यू देखेंगे, जॉन इज ऑल्सो अ वेरी बिग एनिमल लवर। जॉन personally calls the SHO of that particular region where the situation has happened, and he makes sure that there's an FIR on the person. तो आजकल हमारी एनिमल लवर्स की तादाद बढ़ रही है धीरे धीरे, हम लोग स्ट्रांग हो रहे हैं, और इवेंचुअली पीटा जैसी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ये सब वीडियोस और ये सब क्रूअल्टी को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बट दिस हैज़ टू हैपन इन नंबर्स, दिस हैज़ टू हैपन विद support of local people also, who should be encouraging animal love and taking care of community animals rather than beating them or doing cruelty against them or making fun of them on video just for engagement. तो आजकल आप बच नहीं सकते हो। अगर आपका वीडियो पकड़ा गया या अगर आपका वीडियो वायरल हुआ, तो यू आर गोइंग टू फेस द ब्रंट ऑफ इट इफ यू आर ट्रबलिंग एन एनिमल।
सोशल मीडिया का ये एडवांटेज है कि आज अगर मैं किसी मुद्दे के अगेंस्ट खड़ा हो रहा हूँ एनिमल क्रूअल्टी को लेकर, मैं पीछे देखता हूँ तो मेरे पीछे 50 लोग आके खड़े हो रहे हैं। और ये हम फीडर्स की पावर है। प्लस थैंक्स टू पीपल लाइक मेनका गांधी who are helping people like us immensely with the political power that they have. Right. That according to me is political power used very correctly. क्योंकि जानवरों की आवाज़ नहीं है। अगर हम कुछ लोग उनकी आवाज़ नहीं बनेंगे तो आने वाले टाइम में ये सब एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। क्योंकि मेरी बिल्डिंग वाले, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी आपकी पॉडकास्ट के आने से पहले मैं लड़के आया हूँ अपनी बिल्डिंग में कम्युनिटी मीटिंग में, क्योंकि उनका सोल्यूशन ये है कि सब जानवरों को, कुत्तों को निकाल के बाहर डाल दो। किधर डाल दो? क्या आपके एनजीओज में यहाँ जगह भी है? और जगह है भी तो आप किसी की जिंदगी खत्म करके उसको रिलोकेट केज में कैसे कर सकते हो पूरी जिंदगी के लिए? तो आपके पास पावर है तो आप किसी का फ्रीडम छीनने के हकदार नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बोलता है कि यू नीड टू बी कंपैशनेट टुवर्ड्स योर कम्युनिटी एनिमल्स। यू कैनॉट मूव अ कम्युनिटी एनिमल फ्रॉम वेयर इट लिव्स। But sadly, the educated lot also, after knowing the law also, fails to accept the law. सुप्रीम कोर्ट से बड़ी तो कोई चीज़ नहीं है हमारे देश में। जब फाइनल अथॉरिटी ने बोल दिया कि आप कुछ नहीं कर सकते तो डिबेट का टॉपिक ही खत्म है ना। तो हमारी इंसानों की फितरत को एग्जिस्टिंग की रह ही नहीं गई है। कितने सारे स्पीशीज़ हैं हमारे प्लानट पे जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। वो इसी वजह से हो रहे हैं कि इंसान ग्रीडी हो गया है, पोचिंग कर रहा है। टाइगर से उसको टाइगर टूथ चाहिए, राइनो को मारना है क्योंकि उसकी मेडिकल वैल्यू है। जानवर खत्म हो जाएंगे। जानवर जहां खत्म हो गए आपका इकोसिस्टम हिट होगा, इवेंचुअली आप ही को नुकसान है। आपको तो नहीं होगा क्योंकि आप अगले 50 साल में निकल लोगे। आपकी जो आने वाली जनरेशन है वो तरसेगी फॉर द इकोसिस्टम टू बी रिस्टोर्ड, लेकिन वो हो नहीं पाएगा क्योंकि इट वुड हैव बीन टू लेट। और ये होगा अगर हम लोग नहीं सुधरेंगे। Eventually we are going to get to a point where all of these species that we see are going to be extinct. अगर गवर्नमेंट टाइगर कंजर्वेशन कर रही है, इट्स अ एक्सट्रीमली हैवी इनकम फॉर द गवर्नमेंट, क्योंकि बीबीसी से लेकर नेट से लेकर द वर्ल्ड इज कमिंग टू इंडिया फॉर इट्स टाइगर पॉपुलेशन। तभी टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, नहीं तो टाइगर डिप्लीट हो चुके थे हमारी कंट्री में। तो आप अगर किसी चीज का ध्यान दोगे, उसके आसपास पनिशमेंट्स और रिफॉर्म्स बनाओगे, तभी वो चीज़ सस्टेन होगी फॉर द फ्यूचर जनरेशंस टू लुक एट। नहीं तो टाइगर आने वाले टाइम में या एक जानवर आपको आने वाले टाइम में सिर्फ जू में ही दिखेगा। राइट। सो बहुत ही इंटेंस। यहाँ ये जो टॉपिक है ना एनिमल वाला, ये मेरे को बहुत इमोशनल करता है और अर्क करता है, बिकॉज मैंने लास्ट 15 साल में बॉम्बे में बहुत कुछ ऐसा देखा है जो हमें लगता है कि इंसान केपेबल भी नहीं है वो करने के, वो इंसान कर रहा है। तो जब आप ये सब देखते हैं ना तो कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आपको लगता है कि ऐसा कौन कर सकता है। एंड जब हम लोग एनिमल लवर्स हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स और हमारे बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स हैं जिस पे हम लोग जुड़ के रहने की कोशिश करते हैं, और वहाँ आए दिन हज़ारों क्रूअल्टी वीडियोस डल रहे हैं हमारे देश के। राइट। और आपको, अगर आप जानवरों से प्यार करते हैं तो वो एक वीडियो आपके जहन में बस जाता है जो आपने देखा है। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ तो बेसिकली दे हैव बिल्ड पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे सारे जो डॉग्स या कैट्स हैं उनके लिए अलग जगह है। मतलब सैंड वैंड रखी है उन्होंने, प्ले जो उनके डॉग्स का प्ले का जो रहता है ना वो सब इक्विपमेंट्स वगैरह रखे हैं, एंड दे फीड ऑल्सो दे डॉग। पहले क्या होता था कि बहुत सारे डॉग्स ऐसे ही बिल्डिंग्स के नीचे इधर उधर, तो दे मेड अ प्लेस और वहाँ पे पर्टिकुलर बिल्डर्स ने ही प्रोवाइड करा उसको। तो व्हेन आई सी, मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे, जैसे आपने बोला क्रूअल्टी के केसेस होते हैं, तो ऑफ लेट मुझे पता नहीं क्यों अभी कुछ दिनों से ना बार बार दिख रहा है अ डॉग विद 3 legs। मतलब मैंने पहले एक बार अपने सोसाइटी में देखा अराउंड अ टेम्पल, वो ऐसे जैसे वो लंगड़ा के चलते हैं। देन आई वाज गोइंग टू ऑफिस, बाइक पे था तो वहाँ पे देखा कि वहाँ पे चल रहा है। मतलब ऑब्वियसली डिफरेंट डॉग, बट ऑफ लेट पता नहीं क्यों बार बार ये आ रहा था मुझे कि सामने आ रही थी वो चीज़। तो देन आई रिकनेक्टेड विद वन ऑफ माई फ्रेंड हु रन्स NGO कॉल्ड माई पाल फाउंडेशन। वो थाने में ही रन करते हैं बेसिकली, जहाँ भी उनको ऐसे कुछ क्रूअल्टी के केसेस दिखते हैं या कहीं हेल्प की ज़रूरत है, रेस्क्यू की ज़रूरत है, सो दे एंड देयर टीम गो देयर एंड डू द रेस्क्यू एंड ऑल दैट।
एंड दे आर बिल्डिंग अ फैसिलिटी वेर इन जहाँ पे ये पूरे एनिमल्स को शिफ्ट करने वाले हैं. बेसिकली अभी उन्होंने एक जगह पे रखा है. दैट प्लेस इट सेल्फ इज़ अ वेरी गुड प्लेस, बट वो दे आर बिल्डिंग अ बिगर प्लेस जहाँ पे वो और भी लोगों को अकोमोडेट कर पाएँ. जी. So the work they are doing, I have done a podcast with her as well. So the work they are doing is absolutely मतलब देखिए, बट वी amazing. नीड मोर लाइक दोज पीपल ना. आप Right. हमारे स्टेट एनिमल्स की पॉपुलेशन देखिए कितनी है. हम तो बॉम्बे में बैठे हैं, हम इतने दिखते हैं. आप कहीं छोटे शहर में जाएं, यहाँ तो न्यूट्रिंग हम लोग करते हैं और फीडर्स अपनी जेब से पैसा खर्च के Right. एक डॉग की सर्जरी है 6,000 रुपए की. मेरे कम्युनिटी में, मेरे बिल्डिंग में 14 डॉग्स हैं. कोई सोसाइटी हमें हेल्प नहीं करती है. वैक्सीनेशन 9-in-1 और एंटी रेबीज हर साल लगता है. वो खर्चा आता है 20,000 रुपए का 14 कुत्तों का. कौन मदद कर रहा है? आई एम सेइंग इट्स अ थैंकलेस जॉब. Right. उसके बाद भी आपको इतना क्रिटिसिज्म मिलता है आगे से कि ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो. आप तो कर नहीं रहे, जो कर रहा है उसको भी रोक रहे हो आप करने से. तो अगर हमारे जैसे लोग खत्म हो गए तो आप सोच रहे हो क्या हाल होगा. Right. सो एट द एंड ऑफ इट, ये जो आपके जो जिन्होंने ये एनजीओ बनाई है, और ये जो आई मीन आई हैव टू से थैंक यू टू हर, बिकॉज वी नीड मोर पीपल. बट आप ये देख रहे हो ना कि कहीं से हेल्प नहीं है. नहीं है हेल्प. राइट. अगर आप रिसोर्सफुल नहीं हो तो आप कैसे करोगे? या जब उनसे बात हुई तो दे वर ऑल्सो दे हैव रेज्ड अ फंड काइंड ऑफ, जैसे हाँ. ऑनलाइन करते हैं ना. सो दे हैव डन दैट. आई सेड व्हाटएवर आई कैन डू लिटिल आई विल डू, एंड जो भी मेरे कॉन्टैक्ट्स है मैं वहाँ पे Correct. हम बताऊंगा. लोग एक दूसरे की मदद वैसे ही कर Right, सकते हैं. बट right. मैंने अक्सर ये देखा है कि जिसके पास बहुत पैसा होता है ना, उसका दिल इतना सा होता है. Right. और मैं मच्छी वाली के पास जाता हूँ मच्छी लेने, वो 12 बिल्लियों को खाना खिलाती है रोज, और उसके अपने पास बिठाती है और बात करती है जैसे उसके बच्चे हों. तो मैंने जो अक्सर देखा है, जो जिनके पास कुछ नहीं है ना, उनके पास वो स्ट्रे एनिमल्स और स्ट्रे डॉग्स और स्ट्रे कैट्स के लिए ज्यादा प्यार रखते हैं, rather than somebody who's living in a 5 crore house. Right, absolutely. So I think everybody has to open their heart a little bit and give back to the community so that the animals in our country can be taken care of. Yeah. And not shot or euthanized. How do you get the power or the decision to end a life just because you can? उसके लिए laws जब तक stringent नहीं होंगे तब तक ये खत्म नहीं होगा. Right. और इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, डॉग लवर्स हैं. एक पॉलिटिशियन को एक लेटर साइन करना है खाली, और वो बिल पास करवाना है. बट सैडली नोबडी रियली केयर्स दैट मच टू टेक इट थ्रू द होल प्रोसेस एंड गेट इट डन. बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं बट अभी तक हुआ नहीं है. आई रियली होप कि ये जो, बिकॉज मैं इस मूवमेंट में आई एम ऑल्सो इनटू दिस, सो आई रियली होप कि जल्दी हो जाए. एंड अभी जितना भी मेरी पॉडकास्ट जर्नी रही है, इतना लंबा पॉडकास्ट मैंने किसी के साथ किया नहीं है. अच्छी बात है. सो आई लव टॉकिंग टू यू. बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात Likewise, करके. मुझे बहुत मजा आया. आई थिंक it's important to touch topics that people are not talking about, so that the audience who is listening can get a hang on what the reality really is, rather than superficial data जो available है, which is too good to be true. कभी कभार अगर आप रियलिटी पता होती है आपको, आप अपने आप को बेटर इक्विप कर पाते हो टू एंटर अ सिचुएशन. राइट. तो आई एम ग्लैड दैट दिस हैपेंड, एंड आई एम ग्लैड, मुझे मजा आया आपसे बात करके. एंड होपफुली इट ऑल टर्न्स आउट वेल फॉर यू एंड फॉर मी बोथ. थैंक यू सो मच भाई. You're most welcome.